नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मृति सिविल सर्विस चैनल पर। दोस्तों, आरएस प्रीलिम्स परीक्षा की जो समय अवधि है वो तकरीबन 15 दिन के आसपास की है वो समय अवधि बची। और कम समय अवधि में किस तरह से है वो हम रिवीजन को है वो ज़्यादा महत्व दें और रिवीजन के जरिए अच्छी मार्किंग है वो की जा सकती। दोस्तों, स्मृति सिविल सर्विस हमारे चैनल के ऊपर जो दोस्त लोग जुड़े हुए, अभ्यर्थीगण जुड़े हुए हैं और जिनका अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा है, काफ़ी डिमांड आई कि सर है वो कुछ रिवीजन है वो हमें करवाया जाए, मैराथन कुछ है वो क्लास लाई जाए। तो उस सिलसिले के अंदर मैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के भाग को है वो लेकर आऊँगा और उसको है वो पूरा करवाया जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे रिवीजन के रूप में, जो कि कम समय में सिलेबस को इतना है वो कर पाना संभव नहीं है। तो हम रिवीजन है वो किस तरह से हमें करना है और साथ ही साथ अन्य जो सभी विषयों का भी है वो हमें रिवीजन करना है, उसको हम देखेंगे। दोस्तों, थोड़ी सी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व हम ये देख लें कि समय है वो चूंकि कम बचा है और समय कम बचा है, उस कम समय अवधि के अंदर अलग अलग इतने भारी भरकम विषय हैं कि उनको हमें है वो रिवीजन करना है। इस सिलसिले में मैं आपके सामने हिस्ट्री है वो लेकर के आऊँगा और हिस्ट्री कहो तो राजस्थान का जो पोर्शन रहेगा वो करवाया जाएगा मेरे जी। राजस्थान हिस्ट्री मॉडर्न आएगी, उसमें राजस्थान हिस्ट्री, इसके अंदर एंसेंट राजस्थान का भी पोर्शन आएगा सभ्यताओं वाला, इसके अंदर मॉडर्न का भी आएगा और मिडिवल का भी है वो आएगा। साथ ही साथ कल्चर भी है वो आएगी, आर्ट एंड कल्चर को भी हम इसके अंदर लेंगे और रिवीजन है वो करेंगे। क्विक रिवीजन कम समय अवधि में ज़्यादा इनपुट आए उसको है वो लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी रिवीजन के लिए कुछ बुकलेटें भी है वो चल रही है रिवीजन के लिए, जिसमें राजस्थान आर्ट हिस्ट्री का पोर्शन है, आर्ट कल्चर वाला पोर्शन आएगा, आर्ट कल्चर वाला हिस्ट्री का पोर्शन आएगा। एक तो हिस्ट्री आएगी अलग, राजस्थान का आर्ट आएगा। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी है वो बुकलेट हमारी है वो चल रही है, उसको भी आप है वो लेकर के अच्छी तरह से रिवीजन है वो कर सकते हैं। पॉलिटिकल जो राजस्थान राज व्यवस्था वाला पोर्शन है उसको भी है वो कर सकते हैं। तो बुकलेट को आप परचेज करके रिवीजन कर सकते हैं ताकि रिवीजन के अंदर आपकी है वो आसानी होगी। कुछ बुकलेट है वो मैं आपके सामने बताऊंगा जिसमें क्रैक प्रीलिम्स के लिए है वो हम लेकर के ये प्रोग्राम आए हैं। पाषाण पाठ्यक्रम को है वो आसानी से दोहराव करना, प्रमाणिक पुस्तकों से और मानचित्र वगैरह से है वो इस किताब के अंदर इंक्लूड है वो किए गए और ये किताबें हैं वो कुछ आपके सामने निकल करके आती है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का भी क्विक रिवीजन है वो हो जाता है और आरएएस का भी है वो हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जल्द ही हम लेकर के आएंगे और अब है वो आरएस वाली जो बुकलेटें हैं हमारी उनको है वो आप देख लीजिए। ये आरएस के लिए प्रीलिम्स क्विक रिवीजन करने के लिए आपके आएगी। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की बुकलेट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की है और राजस्थान इतिहास है, राजस्थान कला संस्कृति और राज व्यवस्था की बुकलेट हैं, जिनके जरिए आप दोहराव कर सकते हैं, आप रिवीजन है वो कर सकते हैं। इनकी आपको है वो पीडीएफ मिल जाएगी और उसको है वो आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इसमें कंटेंट और कम समय अवधि में ज़्यादा कंटेंट को है वो पॉइंट टू पॉइंट आएगा और साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगा। फैक्चुअल डाटा है, मोटे मोटे जहाँ से प्रश्न पूछे गए, अक्सर पूछे गए हैं, पूर्व चीज़ों को भी समाहित किया गया है और आने वाली चीज़ों को भी समाहित किया गया है। और अब हम है वो कुछ टॉपिक लेंगे और उनको रिवीजन के रूप में है वो लेंगे। दोस्तों, इस सिलसिले में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो राजस्थान में जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है राजस्थान का, जिसमें 1857 की 1857 की जो रिवोल्यूशन हुआ, जो रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई, उसके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है वो देखेंगे। समाचार पत्र प्रजामंडल आंदोलन है उनको है वो देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां की गई उनको भी है वो देखेंगे। तो इसमें मोटा मोटा इन टॉपिक को हम है वो इंक्लूड करके पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से प्रश्न हमारे यहाँ से है वो हमें मिल जाए। साथ ही साथ आप बुकलेट है वो परचेज करना न भूलें। राजस्थान में 1857 की क्रांति के है वो अंग्रेज रेजिडेंसियां, शासक और पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन थे, उनके ऊपर है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लिया जाए तो पहले एजेंसियों को देखेंगे, अधीनस्थ क्षेत्र कौन से थे, शासक कौन से थे, पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन कौन यहाँ पर रहे, उनसे आपके प्रश्न है वो कई बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। और पहला ही इस सिलसिले में नाम आता है मेवाड़ रेजिडेंसी का। मेवाड़ का जो नाम आता है और मेवाड़ में जो शासक थे वो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह है वो शासक हैं और कैप्टन सावश है वो पॉलिटिकल
एजेंट है वो कैप्टन सॉवर्स था। कहां पर? मेवाड़ में। ये प्रश्न कई बार है वो पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल जो एजेंट थे वो कौन थे? कैप्टन सॉवर्स। दूसरा मारवाड़ दिया गया है, मारवाड़ रेजिडेंसी, और यहां पर मारवाड़ रेजिडेंसी जोधपुर का है वो क्षेत्र। जोधपुर को 17 तोपों की है वो सलामी दी जाती थी, तो इसको सैल्यूट स्टेट भी है वो कहा जाता है। जोधपुर 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, और महाराजा है वो कौन थी? तखत सिंह थी। और साथ ही साथ पॉलिटिकल एजेंट का यदि नाम पूछा जाए तो मैक मोशन थे। ये कई बार है वो क्रॉस में है वो पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं इस तरह से। मारवाड़ रेजिडेंसी के जो अधीन क्षेत्र हैं उनके भी कुछ नाम दिए गए हैं। जैसलमेर का है वो इसके अंदर नाम आता है, मारवाड़ रेजिडेंसी के अंदर ही आता है। और सिरोही, जैसलमेर को 15 तोपों की है वो सलामी दी जाती थी। एक बार ये भी प्रश्न है वो कौन कौन सी सैल्यूटेड स्टेट थे जहां पर तोपों की है वो सलामी दी जाती थी, और नॉन सैल्यूटेड जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती। तो ये तोपों की सलामी वाला भी कभी कोई फैक्ट पूछा जाता है इस तरह से। तो जैसलमेर को है वो 15 तोपों की है वो सलामी दी जाती थी। सिरोही को भी है वो 15 तोपों की सलामी देने का काम किया जाता था। फिर नाम आता है भरतपुर का, और भरतपुर के जो शासक भरतपुर रेजिडेंसी थी, भरतपुर रेजिडेंसी को भी 17 तोपों की उन सलामी है वो दी जाती थी। कहीं पर 19 तोपें भी है वो भरतपुर को मिलती हैं। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है वो भरतपुर के महाराजा थे, और मॉरिसन है वो पॉलिटिकल एजेंट है वो कहाँ के थे? भरतपुर के थे। तो ध्यान रहे, मेवाड़, मारवाड़ और भरतपुर, भरतपुर के है वो मॉरिसन थे और मॉरिसन। और यहाँ पर दिया गया है कि साहब करौली जो रियासत थी उसको 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। धौलपुर को भी है वो 17 तोपों की सलामी है वो दी जाती थी। तो ये कुछ है वो रेजिडेंसी निकल करके आती हैं। ये भरतपुर रेजिडेंसी आ गई, मेवाड़ आ गई, मारवाड़ आई। जयपुर की यदि बात की जाए तो जयपुर भी है वो सैल्यूटेड स्टेट था जयपुर, और जयपुर को भी 17 और 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। शासक है वो महाराजा राम सिंह द्वितीय है वो जयपुर के शासक थे, और विलियम ईडन है वो पॉलिटिकल रेजिडेंट थे। वो विलियम ईडन का नाम, महाराजा राम सिंह जी द्वितीय और विलियम ईडन पॉलिटिकल एजेंट है। तो जयपुर सैल्यूटेड है वो रेजिडेंसी थी। किशनगढ़ को भी है वो 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। इसके बाद में आगे बात बढ़ाएं तो हाड़ौती का है वो बड़ा नाम आता है। हाड़ौती में है वो टोंक एजेंसी, और बूंदी इसमें भी है वो इंक्लूड है। टोंक को भी 17 दी जाती थी, बूंदी को 17 और शाहपुरा को 9 की दी जाती थी। कोटा के है वो महाराव राम सिंह जी, कोटा के भी कौन थे शासक? राम सिंह जी। और कोटा के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है दोस्तों? मेजर बर्टन है वो कोटा के अंदर पॉलिटिकल एजेंट का नाम आता है। तो ये कुछ क्षेत्र आए जहां के शासकों का है वो हमने नाम लिया। झालावाड़ रेजिडेंसी की यदि बात की जाए तो झालावाड़ और राम सिंह। फिर अजमेर मेरवाड़ा, और यहाँ पर जो दिया गया है रेजिडेंट थे वो कर्नल चार्ल्स डिकन्सन है वो थे अजमेर मेरवाड़ा, और उस समय है वो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था वो अजमेर मेरवाड़ा का था। और कुछ है वो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा को देखा जाए 1857 से संबंधित कि इस समय है वो कुछ छावनियों के भी है वो नाम दिए गए हैं जो राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। राजपूताना पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शांति व्यवस्था के लिए रियासतों के खर्चे पर सेना या छावनी बनाने का काम किया था। अलग अलग छावनियां हैं। पहला है वो शेखावाटी ब्रिगेड है, और शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू में थी दोस्तों, और 1835 में है वो शेखावाटी ब्रिगेड स्थापित की गई थी। एलपी फॉरेस्टर प्रथम है वो इसका अधिकारी था। फिर जोधपुर लीजियन 1836, और ये जो स्थापित इसका केंद्र था वो एरिनपुर पाली में है वो जोधपुर लीजियन है वो थी 1836। मेवाड़ भील कॉप्स 1 जनवरी 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय था, और महाराणा सरदार सिंह के समय ये एस्टेब्लिश हुई। 1837 में आउटरम की सिफारिश पर विलियम हंटर है वो कंपनी का कमांडर बनकर के आया। किसका? मेवाड़ भील कॉर्प्स का। तो ये कुछ सैनिक छावनियां अंग्रेजों ने बनाई थी यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो शेखावाटी ब्रिगेड 1835 झुंझुनू में इसका मुख्यालय है वो पूछा जाता है। जोधपुर लीजियन, और जोधपुर लीजियन का गठन 1836 के अंदर पाली में है वो इसका मुख्यालय रहा था। अब 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में दोस्तों 6 है वो छावनियां मानी गई।
कितनी छावनियां थी? 6 थी। और इसमें पहला नाम आता है नसीराबाद छावनी का, जो पहली सबसे प्राचीन छावनी रही, 1818 में स्थापित हुई। इसका स्थान बाद में अजमेर है वो कर लिया। और 28 मई 1857 को यहाँ पर है वो विद्रोह होने की तारीख है। नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को है वो विद्रोह होता है। पैदल सेना की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने यह विद्रोह किया था। विद्रोह करने वाली बटालियन का नाम है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो ब्यावर का आता है, ब्यावर, और ये भी अजमेर के अंदर थी। और यहाँ डिक्सन द्वारा निर्मित मेर रेजिमेंट यहाँ पर तैनात थी। तीसरा नाम आता है कोटा कैंटन। कोटा कैंट देवली टोंक में थी और 10 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति हुई। घुड़सवार और पैदल सेना की टुकड़ी यहाँ पर है वो तैनात थी। फिर नीमच है वो छावनी, ये मध्य प्रदेश, और 3 जून 1857 को हुई। तो नीमच है वो छावनी की स्थापना कब है, सॉरी, इसमें जो क्रांति होने का काम करती है वो 3 जून 1857 को है वो हुई। स्थापना नहीं, क्रांति होती है वो 3 जून को नीमच के अंदर होती हैं। तो ये तिथियां हैं वो पूछी जाती है हमें बार बार। नीमच हो गई थी मध्य प्रदेश के अंदर 3 जून 1857 को। 1822 में ये गठित थी। खेरवाड़ा जो बटालियन थी, रेजिडेंट थी, जो छावनी थी, वो कहाँ पर है? उदयपुर में। खेरवाड़ा उदयपुर में है वो छावनी। और मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना है वो खेरवाड़ा में की गई थी 1 जनवरी 1841 में। तो खेरवाड़ा छावनी है वो उदयपुर में रही। उसके बाद एरिनपुर जो छावनी है वो जोधपुर लीजियन यहाँ पर तैनात थी, इसका मुख्यालय पाली में। यहाँ पर जो क्रांति होने का काम हुआ वो 21 अगस्त को है वो होता है। और इसका मुख्यालय था वो एरिनपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन का मुख्यालय एरिनपुर पाली में। और 21 अगस्त 1857 को है वो इसकी है वो यहाँ पर है वो क्रांति होने का काम करता है। तो विद्रोह है वो होता है, कब होता है यहाँ पर? 21 अगस्त 1857। 1857 की क्रांति के अन्य प्रमुख यदि स्थलों की हम बात करें तो इसमें नाम भरतपुर का आता है। भरतपुर में जो क्रांति होती है वो 31 मई 1857 को होती है। टोंक में 14 जून 1857 को होती है। और अलवर में 11 जुलाई को है वो 1857 को है वो क्रांति होती है। तो इनकी भी है वो कुछ तिथियां पूछी जाए तो भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ कई बार गौण जो होते हैं वहां से भी प्रश्न एग्जामिनर उठा देते हैं। तो ये चीज निकल करके हमारी आती है। 1857 की क्रांति के ऊपर है वो बात आई। 1857 की क्रांति के है वो कौन कौन सी रेजिडेंसीज रही थी और कौन सी है वो छावनियाँ जिनकी स्थापना अलग अलग समय पर हुई, और कौन सी है वो छावनियाँ कहाँ कब कब है वहाँ पर विद्रोह होने का काम हुआ, उसको भी है वो हमने देखा। आगे है वो और भी इससे संबंधित देख लेते हैं हम। अजमेर कंदरिया में है वो विद्रोह होने का काम 9 अगस्त 1857 को हुआ। आगवा में है वो विद्रोह 8 सितंबर 1857 को हुआ। धौलपुर में 12 अक्टूबर 1857 को और कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह होने का काम होता है। फिर कहा गया है कि इन सावनियों में 1857 की क्रांति के समय लगभग 5000 सैनिक थे, जिनमें से अधिकतर जो सैनिक थे वो लोकल थे। नोट, मेरवाड़ा व एमबीसी ने क्रांति में है वो भाग लिया ही नहीं था। राजस्थान में क्रांति के कुछ कारण निकल कर आए तो है वो राजाओं की असंतुष्टि और रियासतों के आंतरिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप है वो करना, जिसके कारण जनता में नाराजगी थी। अलवर, डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी में है वो ज़्यादा अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। उत्तराधिकारी मामले में भी है वो अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। तो राजा है वो एक तरह से ब्रिटिश शासन से है वो नाराज थे और अंग्रेजों का आंतरिक है वो ज़्यादा हस्तक्षेप इन रियासतों में था। और अलवर, डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी के मामले में उत्तराधिकारी मामले के अंदर है वो ज़्यादा हस्तक्षेप होने का काम हुआ, जिसके कारण है वो यहाँ शासक नाराज थे। जनता की नाराजगी भी थी, उसका रीजन था सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा और सामंती सुधार है हुए। क्योंकि अंग्रेज राज ने धार्मिक सुधार के नाम पर, सामाजिक सुधार के नाम पर कई प्रथाएं है वो मिटाने का, हस्तक्षेप करने का काम किया, जिसके कारण भी लोगों में नाराजगी की भाव थी कि ये हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला रहा। अत्यधिक टैक्स के कारण भी है वो लोगों में नाराजगी दिखी और डलहौजी की हड़प नीति भी है वो रही थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प
की नीति के कई राज्य स्वीकार किए, जिसमें अवध का बड़ा नाम है वो आता है। अवध के शासक है वो वाजिद अली शाह हुए और जिनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को हड़पने का काम किया। तो हड़प की नीति भी रही, वो भी कहीं न कहीं इसका है वो 1857 की क्रांति में असंतोष का कारण है वो बनी। तो ये भी एक राजस्थान में भी निकल कर यार ऐसा पहला जो मसला यहाँ ब्यावर के अंदर निकल करके आया। ब्यावर पहला और ये क्षेत्र उदयपुर पहली रियासत और करौली में है वो केवल आरोप ही लगा था हड़पने का, जबकि करौली को हड़पा नहीं गया था। ब्यावर में है वो पहला मामला इस तरह का आता है। आगे है वो क्रांति का आरंभ, 1857 की क्रांति का आरंभ। 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद अजमेर 28 मई 1857 से है वो होता है और अंग्रेजों की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अविश्वास के चलते अजमेर के नसीराबाद से भेजने के कारण सैनिकों द्वारा 28 मई 1857 को क्रांति की गई। क्रांतिकारियों ने मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी नामक अधिकारियों की हत्या की। इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल कर आई, कई बार पूछा भी जाता है। तो नसीराबाद सावनी में स्पॉटिस वुड और न्यूबरी नामक अधिकारियों की हत्या की गई थी। तोफ खाने को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया गया था। खजाना अस्त्र शस्त्र लूट लिए और अधिकारी है वो ब्यावर भाग के। नसीराबाद छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी 18 जून को है वो दिल्ली की ओर कूच करने का काम करते हैं। तो 28 मई को है वो यहाँ पर घटनाक्रम होता है विद्रोह का और सैनिक है वो लूट कर छावनी को जो दिल्ली की ओर है वो चलने का नारा देते हैं। आगे नीमच। दोस्तों नीमच मध्य प्रदेश और 3 जून को है वो नीमच में होता है। क्रांति के समय नीमच मेवाड़ रेजिडेंसी के अधीन था और मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से इनकार कर दिया। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई और सैनिकों का नींबाहेड़ा में जनता के द्वारा स्वागत किया गया। नीमच में 3 जून 1857 को हुई और मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट के द्वारा जो वफादारी की शपथ लेवाने का काम किया गया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि जब आपने वफादारी नहीं निभाई है तो हम वफादारी है वो क्यों निभाए। तो 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में है वो यहाँ पर क्रांति होने का काम हुआ और कहा गया है कि नींबाहेड़ा में जनता ने है वो क्रांतिकारियों का भव्य स्वागत करने का काम किया था। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों को मदद प्रदान की और देवली छावनी के सैनिक भी इनके साथ में भी है वो दिल्ली चले गए। वहां पहुंचकर अंग्रेज सेना पर आक्रमण किया। मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सॉवर्स और अंग्रेजों के 40 बच्चे एवं औरतों को चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में है, ये भी एक गांव एक बार पूछा गया है कि निवासी रूपा नाम ने क्रांतिकारियों को शरण प्रदान की। तत्पश्चात मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर में शरण प्रदान की और 8 जून को नीमच पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो कुछ यहाँ पर है वो अंग्रेज अधिकारियों को शरण देने का काम मेवाड़ महाराणा के द्वारा किया गया था। इसके बाद में एरिनपुर पाली है वो बड़ा केंद्र रहता है और ये 21 अगस्त 1857 को एरिनपुर पाली के अंदर भी विद्रोह होने का काम होता है 1857 की क्रांति के द्वारा। जोधपुर लीजियन के सैनिकों के द्वारा आबू में अंग्रेजी सैनिकों के ऊपर हमला कर एरिनपुर छावनी को लूटते हुए चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर है वो चल पड़े और दफेदार मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राय द्वारा है वो क्रांति का बिगुल बजाया गया था। खुशहाल सिंह चंपावत ने सैनिकों का नेतृत्व स्वीकार किया और इनके आह्वान पर आसोप के ठाकुर, आलनियावास के ठाकुर, गूलर के ठाकुर, लांबिया के ठाकुर, बंतावास के ठाकुर और रुद्रावास के जागीरदार भी ससैन्य इस विद्रोह में आ मिले। कौन से में? एरिनपुर पाली के विद्रोह में। 8 सितंबर 1857 को जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों व आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की संयुक्त सेना ने जोधपुर राज्य की सेना, जिसका सेनापति है वो ओनाड सिंह था, उनको बीच में है वो पहली बार मुठभेड़ आमना सामना होने का काम यहाँ पर है वो हुआ और ओनाड सिंह इसके अंदर है वो मारे जाते हैं। तो खुशहाल सिंह और दूसरी तरफ जोधपुर राज्य की सेना ओनाड सिंह को वो भेजा गया था। जोधपुर राज्य ने आहुआ के पास बिठोड़ा नामक स्थान पर ओनाड सिंह को है वो पराजित किया गया और लेफ्टिनेंट हीथकोट जो कि जोधपुर की सेना के साथ था उसको भी है वो एक तरह से पीछे हटना पड़ा। जिसके बाद में जॉर्ज लॉरेंस
स्वयं है वो सेना लेकर के यहाँ पर पहुंच जाता है। एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? लॉरेंस थे। तो लॉरेंस स्वयं यहाँ पर है वो सेना लेकर आने का काम करते हैं एक तरीके से। 18 सितंबर 1857 को विद्रोहियों और जॉर्ज लॉरेंस की सेना के बीच में चेलावास का युद्ध हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध आते हैं ये, दोनों युद्ध है वो पूछे जाते हैं, इनको है वो हमें ध्यान रखना। बिठोड़ा 8 सितंबर और चेलावास का है वो 18 सितंबर। चेलावास का युद्ध उतार भीषण संघर्ष में लॉरेंस है वो पराजित हुआ और विद्रोहियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कप्तान मॉक मिशन की हत्या करके आउवा के किले के दरवाजे के ऊपर लटका दिया गया था उसका सिर। जिसके बाद विद्रोही सैनिक आसोप के जागीरदार शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर है वो कूच करने को बढ़े और रास्ते में है वो अंग्रेजी सेना के हाथों नारनौल में है वो इनकी हार हो गई और ठाकुर शिवनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण है वो कर लिया गया था। तो ये चेलावास का युद्ध, चेलावास के युद्ध के अंदर इनकी हार हो गई थी, जोधपुर है वो राज्य की तरफ से, और अंग्रेज सेना की हार हो जाती है। लॉरेंस स्वयं है वो उसमें एक तरह से युद्ध में है वो पीछे हटना पड़ा और मैकमोहन की है वो हत्या करके विद्रोहियों ने उसका सिर है वो आहुआ के किले के ऊपर लटकाने का काम किया था। ठाकुर शिवनाथ सिंह ने है वो आत्मसमर्पण कर लिया और आहुआ की पराजय का बदला लेने के लिए जॉर्ज लॉरेंस और होम्स के नेतृत्व में एक सेना आहुआ भेजी गई। भीषण युद्ध के दौरान कुशाल सिंह सलूमर की ओर भाग निकले और कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने है वो ठाकुर कुशाल सिंह को शरण देने का काम किया गया था। तो ये एक स्थिति हमें है वो हमारे सामने निकल करके आती है, वो एरिनपुर की है वो निकल करके आती हैं, पाली की है वो निकल करके आती है। ठाकुर कुशाल सिंह जैसा व्यक्ति है वो क्रांतिकारियों को शरण और नेतृत्व देने का काम कर रहा है। फिर एरिनपुर की यदि बात करें तो अंग्रेज आहुआ की स्थित सुगाली माता की है वो मूर्ति को अजमेर लेकर गए और वर्तमान में वांगड़ संग्रहालय पाली में ये सुगाली माता की है। सुगाली माता को क्रांतिकारियों की है वो देवी की भी संज्ञा है वो दी जाती है। ठाकुर कुशाल सिंह की इनकी है वो आराध्य है वो देवी थी सुगाली माता। तो अंग्रेज है वो बाद में सुगाली माता की मूर्ति लेकर के गए क्योंकि ज्यादा विद्रोही है वो सुगाली माता से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, उनमें अगाध आस्था थी, इस कारण से वो लेकर गए और अजमेर थी, बाद में है वो वांगड़ संग्रहालय पाली में है। खुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने नीमच में है वो आत्मसमर्पण कर दिया। 8 अगस्त 1860 नीमच में है वो समर्पण किया। बाद में मेजर टेलर जांच ने भी खुशाल सिंह को 10 नवंबर 1860 को दोष मुक्त कर दिया था। 10 नवंबर 1860 को खुशाल सिंह की मृत्यु 1864 में उदयपुर में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार प्रश्न पूछा गया था, खुशाल सिंह की है वो मृत्यु कब होती है, तो कहाँ पर है वो हुई थी? उदयपुर में है वो इनकी डेथ होती है। अक्सर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इनकी यहाँ आहुआ में हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, इनकी डेथ है वो उदयपुर में हुई। ऐसा एक बार प्रश्न छोटी परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं, कोटा के अंदर है वो, कोटा भी क्रांति का बड़ा केंद्र है वो 1857 के समय रहा था। कोटा में जो क्रांति होती है वो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में है वो क्रांति होती है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा रियासत की सेना में 2 सैनिक अधिकारी मेहराब खान और जयदयाल कायस्थ के नेतृत्व में है वो विद्रोह हुआ था। इस समय कहां पर? कोटा के अंदर है। कोटा रेजिडेंसी में कैप्टन बर्टन और उसके 2 पुत्रों और 2 चिकित्सक, एक तो सैडलर है और दूसरा है वो सेवियल कांटम की है वो हत्या किसने कर दी? विद्रोहियों ने हेल्प कर दी। और मेजर बर्टन का तो सिर काट करके पूरा है वो कोटा शहर में घुमाया गया था और विद्रोहियों ने पूरे कोटा के ऊपर अधिकार कर लिया। यहाँ से भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि विद्रोहियों ने पूरे शहर के ऊपर अधिकार किया तो कोटा में किया, और मेजर बर्टन का सिर काट करके वो पूरा कोटा में घुमाने का काम विद्रोहियों के द्वारा किया गया था, मेहराब खान और जयदयाल। कोटा के महाराव राम सिंह को भी उनके महलों में नजरबंद कर दिया गया और कोटा राज्य की तोपों को है वो अपने साथ में लेकर के चले गए। कौन? क्रांतिकारी। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा की सेना पर आक्रमण है वो कर दिया और 30 मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। करौली के महारावल मदनपाल की सेना से जनरल रॉबर्ट्स के साथ है वो 6
जनरल रॉबर्ट्स है वो आकर के फिर है वो कोटा के ऊपर कंट्रोल करने का है वो काम करते हैं। तो ये करौली वालों की बड़ी है वो भूमिका रही थी कोटा के अंदर है वो राम सिंह को छुड़ाने के अंदर। तो करौली के महाराव मदन पाल की सेना भी मेजर जनरल रॉबर्ट्स के साथ में थी और 6 महीने तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद कोटा महाराव को पुनः प्राप्त हुआ। इस प्रकार कोटा में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विद्रोह हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और इस विद्रोह के बाद मेहराब खान और जय दयाल को है वो एक तरह से फांसी देने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया। मेजर बर्टन की हत्या का आरोप निर्धारित करने के लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया और जांच आयोग ने राम सिंह द्वितीय को निरपराध लेकिन उत्तरदायी ठहराया। निरपराध बताया इनका इतना अपराध नहीं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बनती है क्योंकि कोटा में विद्रोह व्यापक है वो रूप से फैल गया था। महाराव को उत्तरदायी मानकर उनकी तोपों की संख्या 17 से घटाकर है वो 13 कर दी गई थी। तो ये कोटा के महाराव राम सिंह जी के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने है वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों को है वो उनके प्रति कोई गंभीर कदम है वो नहीं उठाया, जबकि उनको पता था कि बड़ा विद्रोह होने वाला। तो ऐसा है वो इनके ऊपर आरोप लगा। रॉबर्ट्स है वो कमीशन ने है वो जांच का कार्य किया, इनको है वो ध्यान में रखेंगे। फिर आती है भरतपुर के अंदर क्रांति का। 31 मई को है वो भरतपुर के अंदर होते हैं, 31 मई 1857 को। धौलपुर में 12 अक्टूबर को है वो क्रांति होती है, 12 अक्टूबर 1857, ये तिथियां पूछी जाती हैं। तो राजस्थान की धौलपुर रियासत में संपूर्ण विद्रोह काल में तनावपूर्ण वातावरण रहा और धौलपुर के गुर्जर नेता देवा ने है वो ये काम यहां पर किया। गुर्जर नेता देवा ने लगभग 3000 क्रांतिकारी एकत्र किए और 9 जुलाई 1857 को इरादतर नगर की तहसील और राज्य खजाने से 2 लाख रुपए लूटे और उनके एक अन्य साथी भवानी शंकर ने भी इस प्रकार की कार्यवाही की। राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में है वो धौलपुर में है वो क्रांति होने का काम होता है। तो धौलपुर भी है वो 1857 की क्रांति के दौरान बड़ा है वो क्रांतिकारियों का केंद्र रहने का काम है वो धौलपुर ने किया था। तो ये एक स्थिति धौलपुर की आई। तो यहाँ पर कहा गया है कि रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में 1000 क्रांतिकारियों ने धौलपुर राज्य की अधिकांश तोप है उनको लेकर के आगरा की तरफ चल पड़े, रामचंद्र और हीरालाल। धौलपुर के शासक दिसंबर 1857 तक पूर्णतः है वो शक्तिहीन बना रहा और क्रांतिकारियों के अधीन है वो रहा धौलपुर। अंत में पटियाला के महाराजा ने है वो सिख सेना भेजी और उनके प्रार्थना पर 200 सैनिक सिख जिनके पास तोपखाना भी था धौलपुर भेज करके धौलपुर नरेश को है वो कार्रवाई से मुक्ति दिलाया और पुनः है वो राज्य उनके हाथ में देने का काम किया गया। तो पटियाला नरेश की हेल्प से है वो धौलपुर के ऊपर पुनः अधिकार करने का काम किया गया। अन्यथा धौलपुर है वो एक तरह से शासक महाराजा के हाथ से निकलकर विद्रोहियों के हाथ में आ गया। तोपों को भी यहाँ से है वो लेकर के चले गए थे विद्रोही। और कुछ फैक्ट यदि देखे जाए तो 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम बीकानेर के अमरचंद बाठिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को देने के प्रस्ताव में अमरचंद बाठिया को फांसी दी गई। इसलिए राजस्थान का है वो दूसरा भामाशाह अमरचंद बाठिया को है वो कहा जाता है। तात्या टोपे को है वो संपत्ति देने का काम किया। तात्या टोपे भी है वो 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में आने का काम किया। तो इनको है वो तात्या टोपे को दी गई ताकि ये सेना संगठित करके है वो एक तरह से विद्रोह का काम करे। महाराजा सरदार सिंह बीकानेर के एकमात्र शासक थे जो सेना लेकर के राजस्थान के बाहर पंजाब के बाड़लू में है वो विद्रोह का दमन करने के लिए है वो गए। ये भी प्रश्न है वो पूछा गया कि महाराजा सरदार सिंह अपनी सेना लेकर के बीकानेर राज्य के महाराजा जो यहाँ से बाहर गए थे विद्रोह को दबाने के लिए। तो एक तरह से महाराजा बीकानेर के ऊपर भी है वो अंग्रेज प्रस्त होने का आरोप लगता है कि वे अंग्रेजों के है वो कठपुतली मात्र थे कि उन्होंने है वो इस तरह से क्रांति को दबाने में भूमिका निभाई, अंग्रेजों का साथ दिया। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेज सेना तथा धन के सहयोग से किया, इसलिए इन्हें सितारे ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने है वो दी। कोटपुतली का परगना भी है वो जयपुर के राम सिंह जी को दिया गया, किंतु जयपुर के मंत्री शिव सिंह की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ में थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि जयपुर के महाराजा राम सिंह है वो तो अंग्रेजों के साथ में थे, लेकिन उनके मंत्री शिव सिंह की सहानुभूति है वो किसके साथ में थी? क्रांतिकारियों के साथ में थी। मलसीसर के शासक दुल्हे सिंह ने भी क्रांतिकारी तुलाराम अहीर को है वो शरण देने का काम किया। कवि बांकीदास और कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी कविताओं से विद्रोहियों का मनोबल है वो बढ़ाने का काम किया। 1857 की क्रांति में है वो विद्रोह के ऊपर है वो लिखने वाले कवियों में बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण का नाम है वो आता है। सूर्यमल मिश्रण
और नाथूराम खड़गावत ने है वो राजस्थान, नाथूराम खड़गावत की एक पुस्तक है राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 को स्वतंत्रता संग्राम है वो मानते हैं। कौन? सूर्यमल मिश्रण साहब और नाथूराम खड़गावत, जिनकी पुस्तक है राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। ये पुस्तक नाथूराम खड़गावत की एक बार पूछी भी गई है। इन्होंने है वो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम देने का काम किया। वेरी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई कि स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने का काम सूर्यमल मिश्रण और नाथूराम खड़गावत के द्वारा किया गया। मेवाड़ के सलूम्बर ठिकाने के रावत केसरी सिंह ने 1857 ईस्वी में विद्रोहियों को शस्त्र व रसद देकर के सहायता की थी। रावत केसरी सिंह, सलूम्बर ठिकाना। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने भी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और पेशवा नाना साहब और गंगापुर के भीमजी चारण को है वो शरण देने का काम कोठारिया के जोध सिंह ने किया। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठाकुर कुशाल सिंह को शरण देने का काम है वो कौन करते हैं? कोठारिया के है वो जोध सिंह कर रहे हैं। कोटा महाराव भीम सिंह ने मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई महाराज की मध्यस्थता से विद्रोही नेता जयदयाल और मेहराब खान से समझौता किया था। तो महाराव राम सिंह जी को बंदी बना लिया, तो मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई जी की मध्यस्थता से है वो समझौता होने का काम हुआ। टोंक के नींबाहेड़ा परगने का हाकिम साहिबजादा अहमद यार खान अंग्रेज विरोधी था और पलोद के ठिकानेदार गुलाम मोइनुद्दीन ने भी अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में खुलकर भाग लिया। उसने टोंक के मुबाहिजों के नेतृत्व के रूप में मुगल बादशाह से मुलाकात की। बूंदी के राम सिंह को है वो हम इस संग्रह के अंदर है वो एक तरह से तटस्थ है वो मानते हैं, इन्होंने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई थी। टोंक के नवाब की सलामी की तोपों में वृद्धि कर 15 से है वो 17 कर दी गई थी, और जबकि है वो कोटा वालों की तोपों की सलामी को घटा करके 13 कर दी गई थी। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह को है वो खिलत और उपहार के अतिरिक्त 14,291 रुपए की आय के हिसार जिले के 41 गांव भी है वो दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने है वो हरियाणा हिसार तक जाने का काम हुआ विद्रोह को दबाने, इसलिए इनको है वो कुछ क्षेत्र है वो दिए गए थे। जैसलमेर के महाराजा रणजीत सिंह की प्रशंसा की गई और उन्हें 2,000 रुपए की खिलत है वो दी गई। जैसलमेर राज्य के ठाकुर केसरी सिंह को भी है वो राज्य की 500 रुपए की मूल्य की है वो संपदा देने का काम किया गया था। तो एक स्थिति ये निकल करके आई 1857 की क्रांति की कि 1857 की क्रांति में अलग अलग है वो केंद्र रहे, और उस केंद्र के दौरान कुछ लोगों को है वो जिन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया उनको कुछ है वो उपहार स्वरूप खिलत दिया गया, या फिर है वो कुछ परगने आय के है वो दिए गए, जैसे सरदार सिंह को दिए गए और इनको भी खिलत है वो दी गई थी। जैसलमेर में भी मेवाड़ में बेदला के तख्त सिंह को तलवार भेंट की गई थी और बेंगू के सरदार को भी खिलत देकर सम्मानित किया। एजी जी ने करौली के शासक के तोपों की सलामी 17 है वो कर दी गई थी। करौली के शासक की तोपों की सलामी को बढ़ाने का काम किया, जबकि है वो कोटा वालों के तोपों की सलामी को घटाने का काम किया गया। तो ये दोस्तों राजस्थान के अंदर 1857 है उससे संबंधित हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे, कौन है वो शासक थे, कौन है वहां पर जो रेजिडेंट है वो कौन कौन थे, कब है वो हुई और किन लोगों ने नेतृत्व करने का काम किया गया, और विशेष रूप से उसमें आहुआ और इनको हमें मजबूती से देखना है। फिर यहाँ पर हमारी जो बुकलेटों के बारे में, जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया गया है कि क्विक रिवीजन के लिए स्मृति सिविल सर्विस के ये बुकलेटें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, जो कि कम समय अवधि में ज़्यादा इनपुट रिवीजन से आएगा। रिवीजन के लिए ये बहुत ही बुकें आसान भाषा में लिखी गई है और आसान लागत भी है, कोई लागत भी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको परचेज है वो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसके जरिए आप है वो संपर्क कर सकते हैं, आपको है वो उससे रिप्लाई भी मिलेगा। तो दोहराव में है वो आसानी रहेगी। राजस्थान कला संस्कृति की भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी, अन्य सभी बुकलेट है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अब अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो है वो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनका भी किस तरह से राजस्थान में जन जागरण में जन चेतना का है वो काम किया। तो मॉडर्न हिस्ट्री में समाचार पत्रों से भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जैसे राजवंश जैसा बड़ा टॉपिक रहता है
उसमें हम उलझने के बजाय ये जो टॉपिक हमारे रहते हैं, चाहे 1857 हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे प्रजामंडल हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, चाहे किसानों के आंदोलन हो, चाहे एकीकरण के हो, और इनसे प्रश्न है वो ज़्यादा पुटअप होने की संभावना रहती है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए, इसलिए ज़्यादा है वो हमें इनको देखना है। अन्यथा तो हम यदि राजस्थान इतिहास में उलझ जाते हैं, पूरा जो राजवंश वाला में टॉपिक में उलझ जाते हैं, तो उससे निकलना काफ़ी कठिन कार्य है वो हो जाता है। देखिए आगे समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जन जागरण और के लिए समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो कुछ थी। मजरूल सरूर करके एक समाचार पत्र था जो पिछली बार प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में पूछा गया था। ये मजरूल सरूर 1849 का है वो समाचार पत्र भरतपुर से निकलता था और भरतपुर के शासक के संरक्षण में है वो निकलने का काम हुआ था। दूसरा आता है मारवाड़ गजट, और ये 1866 में जोधपुर से है वो निकलता था। महाराजा तखत सिंह के काल में ये समाचार पत्र आता था, मारवाड़ गजट 1866 और जोधपुर। तिथियां पूछी जाती हैं कहां से आता था, संपादक के भी नाम कई बार निकल करके आते हैं। फिर सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये साप्ताहिक पत्र था। यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, और ये पेपर कई बार पूछा गया है। 1879 में उदयपुर से आता है, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के है वो काल का है ये समाचार पत्र माना जाता है। फिर एक राजपूताना गजट है वो करके समाचार पत्र हमारे सामने आता है, जो अजमेर से है वो निकल करके आता था, और मौलवी मुराद अली साहब है वो इसके संपादक थे। तो राजपूताना गजट 1882 अजमेर, मौलवी मुराद अली। एक देश इतने समाचार भी आता था 1882 अजमेर, और ये मुंशी मुन्नालाल शर्मा है वो संपादक थे। एक राजपूताना गजेटियर 1885 का अजमेर से, इसके भी है वो मौलवी मुराद अली है वो थे। एक राजपूताना हेराल्ड 1885 अजमेर, और हनुमान सिंह है वो निकाला था इन्होंने। एक राजस्थान टाइम्स 1885, ये भी अजमेर, और बख्शी लक्ष्मण दास का ये समाचार पत्र है। एक राजस्थान पत्रिका आती थी 1885 की अजमेर से, और ये भी बख्शी लक्ष्मण दास की। एक राजस्थान समाचार जो पत्र है 1889 अजमेर का, और ये समर्थदान चारण का, ये भी कई बार पूछा गया है। राजपूताना गजेटियर पूछा गया है, ये पत्रिका भी है वो पूछी गई। सज्जन कीर्ति सुधाकर पूछा गया, मजरूल सरूर है वो पूछा गया है। एक आता है हमारे सामने ज्ञानोदय करके समाचार 1905 का, कैलकट्टा से आता था, पंडित झाबरमल शर्मा है वो इसके संपादक थे। एक मारवाड़ी बंधु भी आता था 1905 का, कैलकट्टा से, इसके भी झाबरमल शर्मा है। एक भारत साप्ताहिक समाचार पत्र 1909 का मुंबई से आता था, यह भी झाबरमल शर्मा का रहा। एक कलकत्ता समाचार पत्र था 1914 कलकत्ता का, इसका भी झाबरमल शर्मा है। और एक सरस्वती पत्रिका थी 1916 की, और ये हरुभाई उपाध्याय साहब के ये है वो समाचार पत्र रहा था। तो ये कुछ समाचार पत्र हमारे सामने निकल करके आए। मजरूल सरूल 1849 का, कहाँ से, भरतपुर से आता था। मारवाड़ गजट 1866 जोधपुर का है। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 उदयपुर का है। और राजपूताना गजट 1882 मौलवी मुराद अली का है। राजपूताना गजट और राजपूताना गजेटियर, ये गजेटियर 85 का, ये भी मौलवी मुराद अली का है। और यहाँ पर राजस्थान समाचार 1889 मुंशी समर्थदान अजमेर से हैं। और सरस्वती पत्रिका है वो हरिभाऊ उपाध्याय की पत्रिका रही। इसके अलावा कुछ और भी है वो समाचार पत्रों का है वो हम नाम है वो ले लेते हैं। यहाँ पर और भी हमारे कुछ समाचार पत्र यहाँ पर दिए गए। इसमें राजस्थान केसरी आता है 1919 में, वर्धा से ये निकलता था। और विजय सिंह पथिक है वो इसके क्या थे, संपादक थे राजस्थान केसरी के। ये ध्यान रखना, राजस्थान केसरी के पथिक साहब है। तरुण राजस्थान 1920-21 शोभालाल गुप्ता और रामनारायण चौधरी। नवीन राजस्थान दोस्तों 1922 का है वो अजमेर से निकल करके आता। पथिक और पथिक ने निकाला था। और राजस्थान सेवा संघ से ये समाचार पत्र आता था। नवीन राजस्थान 1922 अजमेर से आता था। फिर तरुण राजस्थान 1922 में है वो अजमेर से छपता, विजय सिंह पथिक है इसके। फिर है वो राजस्थान समाचार पत्र एक बयावर से आता था 1923, ऋषिदत्त मेहता का है वो पेपर था। ये पेपर कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ऋषिदत्त मेहता वाला जो पेपर था राजस्थान 1923 और बयावर से। फिर नाम आता है तरुण राजस्थान 1923 बयावर से, जयनारायण व्यास का भी है। एक हिंदू समाचार 1925 दिल्ली से आता था, झाबरमल शर्मा का। एक सेवक आता था जो हस्तलिखित था 1929-30 का, और ये गौरी शंकर उपाध्याय का पेपर है। एक सर्वोदय आता है 1930 का, बांसवाड़ा से चिमनलाल मालोत का।
आगी बाण जो समाचार पत्र है वो प्रसिद्ध रहा, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, और ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। जयनारायण व्यास का है वो आगी बाण था। तो आगी बाण का बारे में है वो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए है वो रिपीट होने की भी गुंजाइश आगी बाण की रहती है। एक प्रभात समाचार भी 1932 में था, सिद्धराज ढड्डा का, और सत्यदेव विद्या अलंकार का है वो समाचार पत्र था। एक दीपक समाचार पत्र 1935 अबोहर और स्वामी केशवानंद का था। एक दैनिक नवज्योति था जो 1936 में है वो अजमेर से है वो समाचार पत्र दुर्गा प्रसाद चौधरी का है वो निकल करके हमारे सामने आता है। तो ये कुछ समाचार पत्र है वो निकल करके आए जिनका एक तरह से जन जागृति में बड़ा योगदान है वो रहता है। दैनिक नवज्योति ये 1936 अजमेर और दुर्गा प्रसाद का। एक संग्राम समाचार है 1939 का, बंबई से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का है वो ये समाचार पत्र था। एक नवजीवन समाचार पत्र 1939 अजमेर और नारायण सिंह और कनक मधुकर का है। जय भूमि 1940 जयपुर में गुलाब चंद काला का समाचार पत्र है। राजस्थान टाइम्स 1941 जयपुर में और वासुदेव शर्मा का था। जयपुर समाचार 1942 एक 41 से है वासुदेव शर्मा, और एक 42 में है राजस्थान टाइम्स 1941 जयपुर पंडित वासुदेव शर्मा, और जयपुर समाचार 1942 में है श्यामलाल शर्मा का। एक स्वराज समाचार 1942 दौसा से आता था रामकरण जोशी का। एक लोकवाणी समाचार 1943 में आता है पंडित देवीशंकर तिवाड़ी का। दैनिक रियासती समाचार पत्र था वो जोधपुर शहर 1945 सुमनेश जोशी की है वो पत्रिका ये। फिर आज का बीकानेर 1945 में कलकत्ता से रघुवर दयाल गोयल का आता है जो बाद में बीकानेर प्रजा परिषद में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक सेनानी समाचार है वो शंभू दयाल सक्सेनाकार 1950 का है। एक राष्ट्रदूत 1951 का सुमनेश जोशी का है। लोकवाणी 1951 जयपुर का माणक चोपड़ा का यह समाचार पत्र। दोस्तों लोकवाणी भी परीक्षा में पूछा गया। एक प्रेरणा 1950 जोधपुर कोमल कोठारी का है। प्रेरणा ये भी अच्छा है, पूछे जाने की संभावना रहती है। ज्ञानोदय मासिक पत्रिका 1954 कलकत्ता से कोमल कोठारी का है। ज्वाला साप्ताहिक समाचार 1955 जयपुर और कोमल कोठारी का है। और राजस्थान पत्रिका 1956 और कपूर चंद कुलिस की है वो ये पत्रिका भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अक्सर चर्चा में भी है वो कपूर चंद कुलिस साहब है वो रहते हैं। तो राजस्थान पत्रिका जो वर्तमान में भी चलायमान है 1956 जयपुर से, और कपूर चंद कुलिस साहब की है वो ये पत्रिका थी, इन्होंने है वो निकाली थी। कुछ अन्य भी समाचार पत्र हमारे सामने आते हैं। आयोजन समाचार पत्र सोमनेश जोशी का। जलते दीप है वो माणक मेहता का। और जनगण है वो समाचार जोधपुर से और माणक चोपड़ा प्रतिनिधि थे उनके। फिर प्रजा सेवक जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का आता है। अखंड भारत 1936 से वेरी इंपॉर्टेंट आया 1936, और बंबई से जयनारायण व्यास और हिंदी का समाचार पत्र था वो अखंड भारत था जो राजस्थान में प्रचलन में था। वर्तमान मारवाड़ जयनारायण व्यास और ऐसो दीवो ओ दिशो राज, ऐसो है वो दिशो राज जयनारायण व्यास का। डंके की चोट जयनारायण व्यास। पोपाबाई की पोल है वो भी जयनारायण व्यास। और दैनिक हिंदुस्तान माणक मेहता का। तो ये कुछ लोगों ने अलग अलग लोग थे जिन्होंने जन जागृति के लिए है वो राजस्थान में जन चेतना फैलाने का काम अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से है वो किया, और जिससे जनता में जन जागृति है वो फैलने का काम होता है। इसके अलावा कुछ और भी समाचार पत्रों का हम है वो नाम लेते हैं, जिसमें हिंदुस्तान समाचार माणक मेहता का है। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया भी माणक मेहता का है। जन्मभूमि समाचार पत्र अमृतलाल सेठ का है दोस्तों। प्रभात और नेताजी है वो समाचार पत्र दिल्ली से आते हैं, नरसिंह दास का था ये। भारत तिलक है वो साप्ताहिक है, और प्रभात और नेताजी भी साप्ताहिक है। ध्यान रखना भारत तिलक मद्रास से ये भी नरसिंह दास का आता है। एक ग्राम राज है वो जयपुर से आता था सिद्धराज ढड्डा का। एक लोक सुधार मासिक है वो जोधपुर से बलराम मिर्धा का है वो आता था। उधमपुर वाराणसी से हरुभाई उपाध्याय का है वो समाचार पत्र था। एक है वो पीप दिल्ली से जयनारायण व्यास का अंग्रेजी का समाचार पत्र था। एक जय हिंद समाचार पत्र कोटा से आता था। मेवाड़ का वर्तमान शासन अजमेर से है और माणिक लाल वर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें यदि कंफ्यूज कर लिया जाए एग्जाम में पूछे कहाँ से आता है उदयपुर से, तो हमें ध्यान रखना है मेवाड़ का वर्तमान शासन अजमेर से आता है। सिरोही संदेश अखबार भीमा शंकर का है। संग्राम पत्रिका भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा प्रजामंडल में बड़ी भूमिका निभाते हैं। विजय समाचार पत्र जैसलमेर शहर 1920 में।
रियासती समाचार पत्र सोमनेश जोशी का है। जैसलमेर से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था? विजय था समाचार पत्र। फिर है वो रियासती सोमनेश जोशी का, और इस समाचार पत्र द्वारा मारवाड़ रियासत के पाकिस्तान में विलय का खुलासा किसने किया था? रियासती नामक समाचार पत्र ने है वो किया था। इसको है वो हमें ध्यान में रखना है कि जोधपुर महाराजा मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में पाकिस्तान में है वो जाना जाते थे। तो रियासती समाचार पत्र ने इसका खुलासा किया कि महाराजा है वो इस तरह के कदम उठाने की है वो सोच रहे हैं। सोमनेश जोशी का प्रताप समाचार पत्र कानपुर से आता है, गणेश शंकर विद्यार्थी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से कई बार प्रश्न इस समाचार पत्र, चूंकि बिजोलिया किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा कवरेज देने का काम है वो प्रताप समाचार पत्र ने किया, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया। तो ये समाचार पत्र तो है वो हर प्रतियोगी परीक्षा की रीढ़ की हड्डी का ही काम कर रहे हैं कि पूछेगा। फिर एक अभ्युदय समाचार पत्र प्रयागराज से आता था, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार इस अभ्युदय में भी किया, प्रताप कानपुर वाले में किया, अभ्युदय ने किया। एक भारत मित्र भी समाचार पत्र जो कलकत्ता से आता था, उसने भी बिजोलिया किसान आंदोलन को कवरेज दी। और मराठा जो समाचार पत्र था पूना से, और बाल गंगाधर तिलक साहब का समाचार पत्र था, इसने भी बिजोलिया को कवरेज देने का ही काम किया। तो देखा जाए तो ये समाचार पत्र, चाहे प्रताप हो, चाहे अभ्युदय हो, चाहे भारत मित्र हो, और चाहे मराठा हो, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक कवरेज है वो देने का काम किया। तो ये एक समाचार पत्र हमारे सामने महत्वपूर्ण रूप से निकल करके आते हैं। वही प्रीलिम्स, क्विक रिवीजन और रिवीजन के लिए है वो स्मृति सिविल सर्विस की आपके सामने है वो बुकलेट हैं, उनको आप जरूर है वो देखें। तो ये आपको ई बुक के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन के ऊपर भी है वो ये मिल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन के ऊपर है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। ये सामने नंबर भी है वो दिए हुए हैं 9783375608। इन नंबर के ऊपर आप इंक्वायरी करके है वो एक तरह से इन बुकलेटों को हासिल आप कर सकते हैं। तो ये बुकलेटें आपकी हो जाएगी ताकि आप रिवीजन है वो कर सकें। दोस्तों, राजस्थान में 1857 और समाचार पत्र जन जागृति का काम किया। इसके बाद अगला एक टॉपिक हमारे सामने निकल करके आता है वो राजस्थान की सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं को हम देख लेते हैं। सामाजिक संस्थाओं ने भी है वो राजस्थान में जन चेतना का हो मजबूत करने का काम किया और सामाजिक जन जागृति की है वो भूमिका निभाई। जिन संस्थाओं से भी कभी प्रश्न है वो हर बार पूछे गए, बार बार यहाँ से भी प्रश्न पुटअप होने की प्रबल संभावना रहती है। राजस्थान में जो सामाजिक सुधार की संस्थाएं थी, इनके द्वारा भी है वो समाज सुधार को विशेष महत्व दिया। पहला ही नाम आता है परोपकारिणी सभा का। परोपकारिणी सभा, और फरवरी 1883 में परोपकारिणी सभा स्थापित होती है उदयपुर के अंदर। दयानंद सरस्वती जैसे जो समाज सुधारक थे, इन्होंने है वो की, और परोपकारिणी सभा से बार बार प्रश्न पूछा गया है। दयानंद सरस्वती साहब परोपकारिणी सभा उदयपुर में है वो स्थापित हुई थी और फरवरी 1883 में हुई। इसके बाद में एक बड़ा नाम आता है वो संप सभा का भगत पंथ का आता है, जो एक तरह से गोविंद गुरु के द्वारा स्थापित किया गया था। भीलों में जन चेतना जागृति और भीलों में सामाजिक सुधार जैसे कार्यों के लिए ये संप सभा भगत पंथ और दसनामी पंथ स्थापित किया 1883 डूंगरपुर के अंदर। आदिवासियों में आपसी एकता लाने, भाईचारा और प्रेम भाव रखने वाला यह संगठन रहा। 10 नियम जिनमें मांस खाने, शराब पीने, चोरी और डकैत पर निषेध है वो लगाए थे इस संप सभा भगत पंथ ने। स्वदेशी का प्रयोग और अन्याय के खिलाफ एकजुटता पर बल दिया। आपसी झगड़े पंचायतों के द्वारा सुलझाने, लाग बेगार और व्यर्थ के कर नहीं देने के ऊपर बल देने का जो काम किया वो किसके द्वारा किया गया था? संप सभा के द्वारा है वो भगत पंथ के द्वारा किया गया, जो आदिवासियों में जन चेतना का है वो कार्य किया था। तो परोपकारिणी सभा आ गई और संप सभा है वो हमारे सामने निकल करके आती। तीसरी महत्वपूर्ण आती है वो देश हितैषी सभाएं, और ये 2 जुलाई 1887 उदयपुर में स्थापित हुई थी देश हितैषी सभा। दोस्तों, देश हितैषी सभा कब स्थापित होती है? 2 जुलाई 1857 को है वो ये स्थापित होती है। कहां पर स्थापित होती है? ये है वो उदयपुर में होती है। 2 जुलाई 1877 उदयपुर। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषी सभा स्थापित हुई। सामंतों और राजपूतों में सामाजिक सुधार के उद्देश्य से गठित की गई, जिसके 2 उद्देश्य थे कि राजपूतों में
विवाह के अवसर पर न्यूनतम खर्चे और राजपूतों, ब्राह्मणों और महाजनों में बहु विवाह के संबंध में भी नियम बनाना। तो राजपूतों में जो विवाह के खर्चों को लेकर के है वो बड़ा मसला था, उसके ऊपर ये बैठाई गई, एक संगठन बनाया गया कि राजपूतों में विवाह खर्च जैसों को है वो कम किया जाए। तो एक स्थिति थी विवाह खर्चों को कम करना। राजपूतों, ब्राह्मण और महाजनों में भी विवाह के संबंध में इसने नियम बनाने का काम किया, और त्याग जैसी जो प्रथाएं थी उनको भी है वो कहा हमें ये बंद करने देने चाहिए। और उस समय है वो और लोग जो आते थे ढाडी, मंगनियार वगैरह, जिनको है वो ज्यादा पैसे जिद करने लेने की जिद करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह की कुप्रथा जैसी स्थिति है। तो ये देश हितैषणी सभा, फिर है वो वाल्टर कृत हितकारिणी सभा 22 फरवरी 1889, और ये अजमेर में है वो वाल्टर कृत हितकारिणी सभा स्थापित हुई, कर्नल वाल्टर, और इसका भी उद्देश्य था राजपूतों में सामाजिक सुधार लाना, ये बहु विवाह पूर्णतः समाप्त करना, विवाह के समय टीका की रस्म और रीति प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगाया, और विवाह की न्यूनतम आयु वाल्टर कृत हितकारिणी ने लड़का के 18 और लड़की की 14 वर्ष करने की बात कही गई। ये प्रोविजन अच्छा रहता है। यहां से एक भील सेवा मंडल है 1922 में, और डूंगरपुर में अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने है वो स्थापित किया भील सेवा मंडल। कहाँ स्थापित किया? डूंगरपुर में 1922 में एवी ठक्कर ने है वो ये स्थापित किया था। अमृतलाल विठलदास ठक्कर का ये है वो काम था, ठक्कर बापा भी कहा जाता है। एक अस्पृश्यता निवारण भी संघ है वो बनाया गया था, उसको भी देख लेते हैं। अस्पृश्यता निवारण संघ 1923 अलवर और पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। एक है वो सस्ता साहित्य मंडल 1925 में अजमेर से हरुभाई उपाध्याय ने है वो किया। एक राजस्थान चरखा संघ है दोस्तों 1925 का, अजमेर से जमनालाल सेठ बजाज ने है वो स्थापित किया था। एक साहित्य सदन 1925 अबोहर और स्वामी केशवानंद जी का। गीता प्रेस 29 अप्रैल 1929 गोरखपुर से जयदयाल गोयनका ने यह स्थापित किया था। जीवन कुटीर वन स्थली 12 मई 1929 को टोंक में हीरालाल शास्त्री जी द्वारा स्थापित है, और जीवन कुटीर से कई बार प्रश्न है वो पूछा गया है। जीवन कुटीर से हीरालाल शास्त्री 12 मई 1929 और टोंक में है वो ये स्थापित की गई जीवन कुटीर वन स्थली। फिर वन स्थली विश्वविद्यालय बनता है। एक शांति सेवा कुटीर है 1930 बांसवाड़ा में चिमनलाल महलोत। शांति सेवा कुटीर अलग है, तो शांति सेवा कुटीर है वो 1930 और बांसवाड़ा में है वो ये बनने का काम की गई थी। चिमनलाल महलोत ने इसको स्थापित किया। एक उपकार मंडल 1930 का किशनगढ़ और कांतिलाल चौथानी ने है वो स्थापित किया। गो सेवा संघ 1932 में वर्धा में महात्मा गांधी ने स्थापित है वो किया। हरिजन सेवा संघ 1934 में अजमेर में है वो हरिजन सेवा संघ की एक शाखा स्थापित की गई, और जिसके अध्यक्ष है वो घनश्याम बिरदा को भी है वो बनाया गया था। खांडेलाई आश्रम 1934 डूंगरपुर और माणिक्यलाल वर्मा। वागड़ सेवा मंदिर 1935 डूंगरपुर और माणिक्यलाल वर्मा। हरिजन सेवा समिति 1935 भोगीलाल पंड्या और गौरीशंकर उपाध्याय। राजस्थान सेवा मंडल 1935 डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या। राजस्थान सेवक मंडल 1935 शोभालाल गुप्ता। डूंगरपुर सेवा संघ 1938 भोगीलाल पंड्या। और राजस्थान गो सेवा संघ 14 अक्टूबर 1954 और तत्कालीन राजस्थान सरकार ने राजस्थान गो सेवा संघ है वो स्थापित किया। तो ये कुछ है वो संगठन बन करके हमारे सामने आए, जिन्होंने राजस्थान के अंदर है वो जन चेतना, जन जागृति का है वो काम किया था। और भी कुछ सामाजिक संस्थाओं की यदि हम बात करें तो इसमें नाम आता है वाल्मीकि संघ एवं आदिवासी संघ। एक वाल्मीकि और आदिवासी संघ का नाम आता है। वागड़ क्षेत्र में था, भोगीलाल पंड्या ने है वो स्थापित किया। एक सेवा संघ है डूंगरपुर में, और इसको भी भोगीलाल पंड्या ने किया। एक राजपूताना हरिजन सेवा संघ रामनारायण चौधरी ने किया। एक नारनौली में आश्रम है वो रामनारायण चौधरी ने स्थापित किया था, उसकी भी है वो बात कर लेते हैं। नारनौली के अंदर है वो, नारनौल में है वो किया गया था। नारौली आश्रम रामनारायण चौधरी, अजमेर रामनारायण चौधरी ने किया। फिर एक गांधी आश्रम और गांधी सेवा संघ अजमेर में स्थापित किया, इसके अध्यक्ष है हरुभाई उपाध्याय साहब थे। हरिजन आश्रम एक डूंगरपुर में बाबा लक्ष्मण दास और शोभालाल गुप्ता ने है वो किया। एक राजस्थान दलित जाति संघ है वो अमृतलाल यादव ने है वो स्थापित किया, ताकि दलितों के उत्थान का काम किया जाए।
मेवाड़ हरिजन सेवा संघ भी उदयपुर में, और यह भी ठक्कर बापा के द्वारा है वो किया गया था, ताकि हरिजनों के उद्धार का है वो कार्य किया जा सके। ये जो कुछ चीजें हैं वो एनसीईआरटी की किताबों से, आरबीएसई से है वो लिए गए, हिंदी ग्रंथ अकादमी से। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, राजपुताना हरिजन सभा है, या गांधी आश्रम अजमेर वाली हरुभाई उपाध्याय हैं, या मेवाड़ हरिजन सेवा उदयपुर ठक्कर बापा, ऐसी संस्थाएं, सामाजिक सेवा का है वो सरोकार था इन संस्थाओं के द्वारा। तो यहाँ इन संस्थाओं से अक्सर प्रश्न हमारे है वो पूछे जाने की संभावना रहती है, और पूछे भी गए हैं कई परीक्षाओं के अंदर। तो इस तरह की चीज़ों को भी है वो हमें दोस्तों ध्यान में रखने की है वो समय अवधि है। फिर कुछ राजनीतिक संस्थाओं के भी है वो बात कर लेते हैं, जिन्होंने राजनीतिक चेतना का काम किया, राजनीति में भागीदारी की है वो बात की गई, सामान्य जनता को है वो राजनीति की गतिविधियों से जोड़ने का काम है वो किया गया था। तो जिसमें राजनीतिक सेवाओं में पहला नाम आता है राजस्थान कांग्रेस का, 1887 में स्थापित हुई अजमेर में, और गोपीलाल माथुर और कृष्णपाल है वो इसके संस्थापक थे। किसके? राजस्थान कांग्रेस के संस्थापक में नाम आए तो गोपीलाल माथुर और कृष्णलाल, और इन्होंने कहा अजमेर में 1887 में होगी, जो कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई दिसंबर में, और राजस्थान में उसकी जो शाखा ब्रांच है वो अजमेर में स्थापित की गई। एक जैन शिक्षा प्रचारक है वो 1905 और अर्जुन लाल सेठी ने स्थापित की है, राजनीतिक है वो संगठन था, इसको हमें ध्यान रखना। एक अभिनव भारत 1907 जयपुर में इसकी शाखा अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर गोपाल सिंह और केसरी सिंह बारठ ने है वो की। सर्वहितकारिणी सभा 1907 में चूरू में अर्जुन लाल सेठी, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने स्थापित की थी सर्वहितकारिणी सभा चूरू के अंदर। चूरू की है वो कांग्रेस के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो इसको भी है वो हमें ध्यान में रखना। यहाँ से भी प्रश्न हमारे राजनीतिक संगठन से भी है वो पूछे जाते हैं। फिर आता है स्वतंत्र न्यायपालिका की। स्वतंत्र न्यायपालिका 1910 और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करने का एक काम है वो किया गया था, तो इसको भी है वो ध्यान रखें। स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करने का काम बीकानेर में, और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह करते हैं। एक आचार सुधारिणी सभा 1910 धौलपुर में और यमुना प्रसाद वर्मा की। एक वीर भारत जो सभा है वो 1910 अजमेर गोपाल सिंह खरवार विजय सिंह की है। एक विधा प्रचारिणी सभा, ये कई बार पूछी गई है, वीर भारत सभा। विधा प्रचारिणी सभा 1911 अजमेर और हरिभाई किंकर की है। एक हिंदी साहित्य समिति 1912 की, ये जगन्नाथ दास की। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 जोधपुर, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आनंदराज सुराणा ने मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 स्थापित की थी। एक ऊपरमाल पंच बोर्ड 1915 बिजोलिया में साधु सीताराम दास, बिजोलिया विजय सिंह पथिक साहब ने है वो ऊपरमाल पंच बोर्ड स्थापित है वो किया। एक होम रूल लीग राजस्थान में होती है वो 1916 बयावर में है वो होती है। और फिर एक राजपूताना मध्य भारत सभा जिसकी स्थापना 1918 के अंदर दिल्ली के अंदर है वो हुई थी। जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक है वो ये स्थापित करने वाले लोग थे। प्रजा प्रतिनिधि 1918 कोटा के अंदर है वो हुई थी। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा, विजय सिंह पथिक। मारवाड़ सेवा संघ 1921 जोधपुर में और चांदमल सुराणा ने की। एक है वो साहित्य प्रचारिणी सभा 1920 बीकानेर में है वो की गई थी। एक भरतपुर विद्यार्थी परिषद 1920-21 गोपीलाल यादव और जुगल किशोर के द्वारा है वो की गई थी। तो ये है वो कुछ संस्थाएं निकल करके हमारे सामने आती हैं राजनीतिक रूप से। और भी राजनीतिक संस्थाओं में नाम आता है वो आता है नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल से कई बार प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो 1921 में है वो की गई थी, जो कि देशी रियासतों के राजाओं को है वो एक तरह से जो महारानी के अधीन लाने का काम हुआ, उसके लिए एक नरेंद्र मंडल जैसी संस्था गठित की गई। 1921 में है वो की गई थी लॉर्ड रीडिंग के समय, और राजस्थान में महाराजा गंगा सिंह को इसके है वो चांसलर भी बनाया गया था। जमींदार बोर्ड 1921 में गंगानगर में, और गंगा सिंह ने यह भी स्थापित किया। एक मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 जोधपुर में जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा ने किया। एक अमर सेवा समिति जो चिड़ावा में की थी 1922 में प्यारे लाल ने है वो की थी। तो चिड़ावा का गांधी है वो प्यारे लाल। इस प्यारे लाल से ये प्यारा प्रश्न कई बार पूछा गया, अमर सेवा समिति, तो प्यारे लाल और 1922 कई बार प्रश्न पूछा जाता है। हाड़ौती सेवा संघ 1925 बूंदी में, और पंडित नैनूराम शर्मा ने यह कार्य किया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बंबई में स्थापित हुई। बहादुर रामचंद्र, CY चिंतामणि, SC है वो केलकर थे इसके अंदर।
राजपूताना देसी राज्य परिषद 1928 भरतपुर, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी है वो थे। भरतपुर राज्य प्रजामंडल 1928 भरतपुर, ठाकुर देशराज और मोतीलाल यादव। फिर मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कांग्रेस 1929 भरतपुर, भरतपुर पीपुल्स एसोसिएशन 1929 भरतपुर, ठाकुर देशराज है वो। फिर मारवाड़ यूथ लीग 1931 मारवाड़ और जयनारायण व्यास। फिर है वो राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1931 अजमेर, ज्वाला प्रसाद शर्मा का है वो नाम बड़ा इसके अंदर है वो आता है। तो ये कुछ राजनीतिक संगठन है जहां से है वो प्रश्न हमारे पूछे गए हैं, बार बार यहाँ से प्रश्न निकल करके आते हैं, इनको है वो देख लेते हैं। एक तो हो गया राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 1931 अजमेर, ज्वाला प्रसाद। माहेश्वरी युवा मंडल की भी बात कर लेते हैं। माहेश्वरी युवा मंडल, माहेश्वरी युवा मंडल अजमेर जैसलमेर से था और रघुवर सिंह मेहता ने स्थापित किया। एक मीणा क्षेत्रीय सभा जो मीणाओं के हितों की बात कर रही है 1933 में, और बंशीधर शर्मा ने स्थापित है वो की। एक नागरी प्रचारणी सभा है 1934 धौलपुर, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल इंदू ने किया। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 जोधपुर में भंवरलाल सराफ ने है वो किया। राजपूताना सभा 1935 जोधपुर, और जोधपुर के जागीरदारों का यह संगठन था वो राजपूत सभा था। बीकानेर प्रजामंडल 1936 कलकत्ता में मगाराम वैद्य है वो कर रहे हैं। सिविल लिबर्टी यूनियन 1936, एक बार ये प्रश्न पूछा गया 1936 जोधपुर में। भरतपुर कांग्रेस मंडल 1937 भरतपुर में गोकुल चंद शर्मा और गौरी शंकर मित्तल ने किया। मारवाड़ लोक परिषद 1938 जोधपुर में जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा ने है वो किया। आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ का भी इसके अंदर है वो नाम बड़ा है वो आता है। भरतपुर प्रजा परिषद 1939 भरतपुर में जुगल किशोर चतुर्वेदी ने यह कार्य किया। प्रजामंडल प्रगतिशील दल 1940 जयपुर में चिरंजीवीलाल अग्रवाल ने है वो किया। जागीरदार सभा 1941 जोधपुर में है वो होती है। और जागीर माफी प्रजा परिषद 1941 में अलवर के अंदर कुंज बिहारी और हरिनारायण ने है वो ये कार्य किया। फिर आता है ब्रज प्रतिनिधि सभा 1941 अलवर में है वो स्थापित होने का काम ब्रज प्रतिनिधि सभा का है वो काम होता है। तो ब्रज प्रतिनिधि 1942 महाराजा ब्रजेंद्र सिंह है का नाम आता है। तो प्रजामंडल प्रगतिशील दल 1940 जयपुर और चिरंजीवीलाल अग्रवाल का था। जागीरदार सभा एक 1941 में जोधपुर में स्थापित हुई थी। एक जागीर माफी परिषद है वो परिषद 1941 अलवर में कुंज बिहारी लाल और हरिनारायण ने स्टेब्लिश की। एक श्री ब्रज प्रजा प्रतिनिधि समिति बनी 1942 में भरतपुर में, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के समय है वो बनती है। एक प्रजा परिषद है वो बीकानेर में बनता है 1942 और रघुवर दयाल गोयल ने। एक आजाद मोर्चा 1942 में बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी ने बनाया था। और वही आजाद मोर्चा था जिसमें जयपुर प्रजामंडल ने एक तरह से है वो समझौता किया था कि वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। हीरालाल शास्त्री के गुट ने किया। तो उसी प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल के एक गुट का समूह बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में अलग हुआ और इन्होंने आजाद मोर्चा है वो बनाया था। एक बीकानेर सेवा समिति 1944 बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह जी के समय। मारवाड़ क्रांति संघ जोधपुर में बनता है, श्री लालचंद ने बनाया था। बाल भारत सभा जयपुर में और सागरमल गोपा ने है वो स्थापित की थी। फिर राजस्थान में कुछ महिलाओं ने भी राजनीतिक है वो संस्थाएं स्थापित की थी, जिसमें एक है वो राष्ट्रीय महिला समिति 1930 जोधपुर और इंदुमती गोयनका ने है वो महिलाओं के लिए है वो राष्ट्रीय महिला समिति जोधपुर में और इंदुमती गोयनका ने स्थापित की। एक महिला आश्रम स्थापित हुआ था दोस्तों 1944 में भीलवाड़ा में, नारायणी देवी ने है वो महिला आश्रम स्थापित किया था। एक राजस्थान महिला परिषद 1947 उदयपुर में शांति त्रिवेदी ने स्थापित किया। एक महिला शिक्षा सदन 1958 अजमेर और हरुभाई उपाध्याय ने किया। एक महिला मंडल बांसवाड़ा में श्रीमती विजया बहन ने है वो किया। तो ये कुछ महिला जन जागृति की भी है वो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो रही थी और ये है वो कुछ अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं हैं वो हमारे सामने निकल करके आती है। तो दोस्तों ये राजनीतिक संस्थाओं ने भी है वो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन को जन चेतना जन जागृति फैलाने का काम भी इन्होंने किया। सामाजिक सुधार का काम भी है वो कुछ सामाजिक संस्थाएं रही जिन्होंने है वो राजस्थान में जन चेतना और सामाजिक सुधार को कार्य किया। तो वही ट्रैक है वो
प्रीलिम्स करने के लिए बुकलेटें वगैरह हमारी स्मृति सिविल सर्विस की तरफ से उपलब्ध हैं। आप उनके जरिए है वो क्विक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है और बहुत ही फैक्चुअल डाटा दिया गया है जहां से प्रश्न पुटअप होते हैं। और ये मॉडर्न जो राजस्थान है यहाँ से प्रश्न है वो 100% हर एक टॉपिक से निकल करके आता है। तो मुझे आशा उम्मीद है कि यहीं से आपसे प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा, हम यहीं से अच्छे तरह से देख लेंगे। राजस्थान में है वो प्रजामंडल आंदोलन को है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रजामंडल आंदोलन की भूमिका, राजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना है वो करना और प्रजामंडल को राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में समर्थन दिया गया था। अब राजस्थान में जो राजनीतिक चेतना और जन जागृति के लिए प्रजामंडल आंदोलन है वो चले। प्रजामंडल आंदोलनों का भी बेसिक उद्देश्य था कि राजस्थान में जनता को है वो मोड़ा जाए राजनीतिक चेतना की तरफ से और उत्तरदायी शासन स्थापित करना जिसमें जनता की भूमिका लेनी। तो उस हेतु प्रजामंडल आंदोलन, और कहा गया कि ये प्रजामंडल आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने राष्ट्रीय नेतृत्व में इतनी तवज्जो नहीं दी थी और वो इंपॉर्टेंस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने तय किया कि राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं उनको है वो हमें एक तरह से समर्थन देना चाहिए। तो उसके बाद में और भी प्रजामंडल आंदोलन उग्र और सक्रिय रूप से है वो संचालित होते हैं। तो ध्यान रखना, कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलनों को राजस्थान में है वो समर्थन देने का कार्य किया था। प्रजामंडल आंदोलन, स्थापना, संस्थापक, अध्यक्ष, दिवस और विशेषताओं को है वो एक एक लेंगे और 100% प्रश्न आपका यहां से पूछा जाएगा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम पहले 1931 में बजना जमनालाल बजाज साहब ने है वो स्थापना की। अध्यक्षता कपूर चंद पाटनी ने है वो की थी। ध्यान रखना, अध्यक्ष पूछे तो कपूर चंद पाटनी और संस्थापक है वो सेठ बजाज 1931। फिर है वो दूसरी बार स्थापना 1936 में हुई और सेठ बजाज। इस तरह राजस्थान में पहला प्रजामंडल था वो जयपुर प्रजामंडल था। फिर कपूरचंद पाटनी इसके है वो पहले अध्यक्ष रहे और इसमें एक मोतीलाल दिवस 15 अप्रैल 1931 को मनाया जाता है। जयपुर प्रजामंडल ने 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया। सीकर दिवस 19 जून 1938 को शेखावाटी किसान आंदोलन के लिए है वो मनाया और एक गांधी आश्रम जो उपवास दिवस 23 फरवरी 1943 को, यह भी प्रजामंडल ने यह दिवस मनाने का काम किया। कभी कभी दिवस है वो पूछ लिए जाते हैं। मोती दिवस जयपुर प्रजामंडल में, जयपुर दिवस है, सीकर दिवस है, शेखावाटी किसान आंदोलनों के लिए है वो सीकर दिवस और गांधी उपवास दिवस है, ये जयपुर प्रजामंडल ने है वो मनाने का काम किया। विशेष नेता यदि देखा जाए तो हीरालाल शास्त्री साहब है और सेठ बजाज है। इसमें प्रमुख नेता हीरालाल शास्त्री, बाबा हरिश्चंद्र, टीकाराम पालीलाल, लादूराम जोशी, हंसडी राय और पूर्णानंद जोशी, इनका नाम है वो पूछा जाएगा। और कभी आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस नेता का संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं, तो इनमें से कोई ऐसा नाम डाला जाएगा उसका है वो नहीं है। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर कि साहब कन्हैयालाल मणियार और वहां पर दे दिया किसका संबंध नहीं है, तो कन्हैयालाल मणियार हो जाएगा, इनका संबंध है वो रहा था। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल ने है वो की, अध्यक्ष भी कांतिलाल बनते हैं। फिर बूंदी राज्य में प्रजा परिषद की स्थापना 37 में हुई। इनमें माइनर सा अंतर है जो प्रश्न पूछा जाता है। बूंदी प्रजामंडल और बूंदी प्रजा परिषद, परिषद 37 में, मंडल 31 में। मंडल का कांतिलाल है, प्रजा परिषद का ऋषिदत्त मेहता और अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष फिर हरिमोहन माथुर रहे थे। प्रमुख नेता यहाँ नित्यानंद सागर हुए, गोपाल लाल जोशी हुए, गोपाल लाल कोटिया हुए, मोतीलाल अग्रवाल और पूनम चंद हुए। प्रमुख नेता प्रजा परिषद के है वो ब्रज सुंदर शर्मा हुए थे। फिर हाड़ौती संघ की स्थापना 1934 में हुई। नयनू राम शर्मा ने हाड़ौती संघ की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता है वो हाजी फैज मोहम्मद है वो अध्यक्षता की। ध्यान रखना, हाड़ौती संघ की स्थापना 1934 में नयनू राम ने और इसकी है वो अध्यक्षता करने का काम है वो हाजी फैज अहमद है वो कर रहे हैं। जलियांवाला दिवस है वो हाड़ौती प्रजामंडल ने मनाया था और प्रमुख नेता प्रभुलाल शर्मा और पंडित अबिन हरि का नाम है वो हमारे सामने निकल करके आता है। किसमें? हाड़ौती प्रजामंडल के नेताओं में। फिर आता है मारवाड़ है वो प्रजामंडल, जोधपुर 1934 और नाम बड़ा निकल करके आता है वो आता है जय नारायण व्यास का, कि बड़े नेता है वो जोधपुर में ये रहे। इनके साथ अन्य नेताओं का नाम है
मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई, जयनारायण व्यास ने की और अध्यक्ष बनते हैं वो भंवरलाल सराफ बनते हैं। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था मारवाड़ प्रजामंडल की संस्थापक कौन है, अध्यक्षता किसने की, तो ध्यान रहे अध्यक्षता है वो भंवरलाल सराफ है वो करते हैं, न कि JNU जयनारायण व्यास। इन्होंने कृष्णा दिवस है वो मारवाड़ प्रजामंडल ने मनाया 1936 में। एक जोधपुर एजुकेशन शिक्षा दिवस बनाया 21 जून 1936 को, जिसमें शिक्षा शुल्क है वो बढ़ाए जाने का विरोध किया था। एक मारवाड़ सत्याग्रह दिवस बनाया 26 जुलाई 1942 को। एक रियासती दिवस 19 सितंबर 42 को और बाल मुकुंद बिस्सा दिवस डाबड़ा कांड नागौरवाड़ा ये भी है वो जोधपुर प्रजामंडल ने दिवस मनाए थे। प्रमुख लीडर में नाम आनंदराज सुराणा का नाम आता है, मथुरादास माथुर का नाम है वो आता है MDM, रणछोड़मल गट्टाने का नाम आता है, अभिमल मेहता का मारवाड़ से रहा, छगनलाल चौपासने वाले का मारवाड़ से रहा, आनंदराज सुराणे का रहा, कन्हैयालाल मणिहार का रहा, इंद्रमल जैन का रहा। इनका है वो नाम पूछा जाएगा, ध्यान रखना इनका कन्हैयालाल मणिहार और इंद्रमल जैन का है वो नाम पूछे जा सकते हैं, बाकी वाले में तो सामान्य तो पूछे गए हैं। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों बंबई के अंदर है वो की गई थी 1934 में, वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने, और अध्यक्षता है वो भीमा शंकर ने है वो की। बाद में इसकी जो बंबई में कहा गया है सिरोही में स्थापना है वो गोकुल भाई भट्ट करते हैं और अध्यक्षता भी गोकुल भाई भट्ट। सिरोही की बंबई 34 वृद्धि शंकर और अध्यक्ष भीम शंकर बन रहे, और सिरोही में 39 हुई उसमें गोकुल भाई भट्ट ने की, अध्यक्षता भी यही कर रहे। प्रमुख नेता सिरोही प्रजामंडल के रामेश्वर दयाल, भीमा शंकर और समर्थमल थे। प्रमुख नेता धर्मचंद सुराणा, रामेश्वर दयाल, पूनमचंद, घासीलाल चौधरी और जीवनमल रूपराज ये भी है वो सिरोही प्रजामंडल के बड़े है वो लीडर के रूप में नाम हमारे सामने आता है। इन्होंने भी है वो सिरोही प्रजामंडल में बड़ी भूमिका का है वो काम इन नेताओं के द्वारा किया गया था। फिर आता है अगला बीकानेर प्रजामंडल 1936 और जिसमें बड़ा नाम आता है मग्गाराम वैद्य का नाम आता है। बीकानेर राज्य प्रजामंडल 1936 मग्गाराम वैद्य, मग्गाराम ये मत्साराम नहीं है, इसको मग्गाराम कर देना, मग्गाराम या मध्याराम वैद्य। किसान दिवस है वो मनाया था इन्होंने 6 जुलाई 1946 को, और एक बीरबल दिवस है वो बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को दिवस मनाया। एक झंडा दिवस भी है वो इन्होंने 23 जनवरी स्वतंत्रता 23 जनवरी को, और एक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, और एक कांगड़ा कांड हुआ वो भी बीकानेर में 1946, ये बीकानेर प्रजामंडल ने स्थापित किया था। तो बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में मग्गाराम वैद्य ने की और अध्यक्षता भी इन्होंने की। फिर बीकानेर में जो स्थापना होती है उसकी भी मग्गाराम वैद्य ने 36 में की और मग्गाराम वैद्य। फिर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है वो 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने की। ये काफी इंपॉर्टेंट है वो रहता है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। प्रमुख नेताओं की यदि बात करें तो लक्ष्मण दास स्वामी का नाम आता है, और प्रवासी राजस्थानी थे जिन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की। लक्ष्मण दास स्वामी, रघुवर दयाल गोयल, बाबू मुक्ता प्रसाद है, गंगाराम कौशिक है। प्रजामंडल की अत्यधिक सक्रियता के कारण महाराजा ने दमन चक्र के तहत बीकानेर षड्यंत्र केस है के अंतर्गत गोपाल दास, सत्यनारायण, खोबाराम, बद्री प्रसाद को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा दी, जिसके बारे में त्याग भूमि समाचार पत्र, प्रिंसली इंडिया, रियासती आदि समाचार पत्रों ने लेख प्रकाशित किए थे। तो ये कहा गया है कि साहब महाराजा ने दमन का काम है वो किया और बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा इनके ऊपर चलाया गया था। वो ध्यान रखना गोपाल दास पर चलाया, सत्यनारायण, खोबाराम, बद्री प्रसाद के ऊपर चलाया, 7 साल की कारावास दी। त्याग भूमि, प्रिंसली इंडिया और रियासती नामक समाचार पत्रों ने इस बीकानेर षड्यंत्र केस की निंदा करने का कार्य किया, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 को जयनारायण व्यास ने स्थापित की, रणछोड़ दास गट्टानी अध्यक्ष बने और इसके भी नेता आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ, चांदकरण शारदा, रणछोड़ दास गट्टानी, इंद्रमल जैन जैसे लोग हैं वो शामिल थे। फिर मेवाड़ प्रजामंडल का है वो बड़ा नाम आता है, और मेवाड़ प्रजामंडल में जो बड़ा नाम आता है वो आता है माणिक्यलाल वर्मा का आता है। बलवंत सिंह मेहता का भी नाम है वो मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर आता है। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 माणिक्यलाल वर्मा और अध्यक्ष बनते हैं वो बलवंत सिंह मेहता बनते हैं, ये ध्यान रखना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो वर्मा जी करते हैं, जबकि अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता करते हैं। श्रीनाथ दिवस मनाया गया था, नेता या माणिक्यलाल वर्मा है। भूरेलाल बया को उपाध्यक्ष बनाया गया था मेवाड़ प्रजामंडल का।
शंकर वैद्य और भवानी शंकर वैद्य हैं, जमुनालाल वैद्य, परशुराम और सिया शंकर छोत्रे भी हैं, वो यहाँ के नेता के रूप में जाने जाते हैं। प्रजामंडल के मेवाड़ प्रजामंडल 1938 और माणिक्यलाल वर्मा स्थापित करते हैं, जबकि अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता करते हैं। भूरेलाल बया को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसने मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो जन जागृति और प्रजामंडल में जन चेतना का है वो कार्य किया। अलवर प्रजामंडल 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा ने है वो किया। हरिनारायण शर्मा है वो इसके अध्यक्ष है वो बनते हैं। प्रमुख नेता कुंज बिहारी मोदी हैं, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी हैं, नथुराम मोदी, इंद्र सिंह आजाद और मंगल सिंह है वो बड़े इसके नेता रहे थे। किसके? अलवर प्रजामंडल के। ध्यान रखना, कुंज बिहारी मोदी का है वो बार बार प्रश्न आता है हमारे सामने। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा ने की और रमेश चंद्र ओझा ही इसका अध्यक्ष बना। नेताओं की यदि बात करें तो लादूराम व्यास, लक्ष्मीकांत कोटिया, अभय सिंह डांगी और गोकुल लाल असावा का जो नाम आता है वो शाहपुरा प्रजामंडल 1938 और रमेश चंद्र ओझा को माना जाता है। लादूराम व्यास जैसे नेता भी इनके साथ में थे। एक भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में और किशन लाल जोशी ने की। गोपीलाल यादव इसके है वो अध्यक्ष बने थे। इन्होंने दमन विरोधी दिवस है वो बनाया 26 अक्टूबर 44 को, मुक्ति दिवस 9 अगस्त 45 को और इंडोनेशिया दिवस है वो भरतपुर प्रजामंडल ने मनाया 28 अक्टूबर 45 को। कुछ नेताओं के नाम है वो रेवती शर्मा का बड़ा नाम है वो आता है, आदित्येंद्र का आता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी का नाम हमें ध्यान में रखना है। हमें है वो रमेश स्वामी, मोहम्मद अली, लच्छीराम, मोतीलाल यादव, कुंज बिहारी और ठाकुर देशराज का नाम आता है वो भरतपुर प्रजामंडल में आता है। इन नेताओं ने भरतपुर के अंदर है वो जन चेतना और जन जागृति का कार्य है वो किया था। करौली के अंदर भी स्थापित प्रजामंडल 1938 में हुआ और त्रिलोकचंद माथुर है वो स्थापना करते हैं। अध्यक्ष भी है वो माथुर ने की और नेता चिरंजीवी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह जैसे जो नेता रहे वो करौली प्रजामंडल के अंदर इनका बड़ा नाम आता है। अगले प्रजामंडल की बात करें तो धौलपुर प्रजामंडल और ज्वाला प्रसाद का है वो नाम आता है, जिन्होंने भरतपुर प्रजामंडल में जन चेतना और जागृति का काम किया। 1938 के अंदर है वो ये एस्टेब्लिश होता है। करौली हो गया। धौलपुर प्रजामंडल 1938 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवात इसके अध्यक्ष बने थे। तासीमो कांड होता है 11 अप्रैल 1947 को है वो इन्होंने मनाया और सतर सिंह परमार दिवस भी है वो धौलपुर में मनाया। हमें ध्यान रखना है, तासीमो कांड की तिथि पूछी जाती है। प्रमुख नेता केशव देव है, मूलचंद है, जोहरीलाल इंदू और केदारनाथ यहाँ के लीडर रहे थे। फिर कोटा प्रजामंडल 1939 में नयनूराम शर्मा और अध्यक्षता भी शर्मा जी कर रहे हैं। नेता अबिन हरि हैं, तनसुख मित्तल हैं और बेनी माधव प्रसाद और शंभू दयाल सक्सेना जैसे नेता कोटा प्रजामंडल में। कोटा प्रजामंडल के नेताओं का ध्यान रखना है, नयनूराम शर्मा संस्थापक और अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष फिर नेताओं का अबिन हरि हैं, तनसुख मित्तल, केसी, बेनी माधव प्रसाद और शंभू लाल सक्सेना। किशनगढ़ प्रजामंडल का 1939 कांटीलाल चौथानी और जमाल खान है वो अध्यक्षता करते हैं। नेता है वो जमाल शाह थे। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद जिसकी स्थापना जोधपुर में 1939 में शिवशंकर गोपा ने की और अध्यक्ष भी शिवशंकर गोपा बने और जवाहर दिवस 16 नवंबर 1923 को मनाया। नेताओं का यदि नाम करें यहाँ पर तो जीतमल का नाम आता है, मोहनलाल, जीवनलाल कोठारी, लालचंद जोशी और मदनलाल पुरोहित का नाम है वो जैसलमेर प्रजा परिषद में आता है। जैसलमेर प्रजामंडल स्थापित होता है वो दोस्तों 1945 में होता है और मीठालाल व्यास है वो करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। प्रजा परिषद शिवशंकर गोपा है, जबकि प्रजामंडल की यदि बात करें तो मीठालाल व्यास का नाम हमारे सामने निकल करके आता है। आगे कुशलगढ़ 1942। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 और भंवरलाल निगम ने स्थापना की, जबकि संस्था अध्यक्षता है वो कन्हैयालाल सेठिया करते हैं। पन्नालाल त्रिवेदी इसके है वो बड़े नेता कुशलगढ़ प्रजामंडल के रहे थे। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में और भोगीलाल पंड्या इसके संस्थापक थे, अध्यक्षता पंड्या जी ने की। प्रमुख लीडर की यदि नाम करें तो हरिदेव जोशी का नाम आता है, गौरीशंकर उपाध्याय और शिवलाल कोटड़िया है का नाम आता है। शिवलाल कोटड़िया डूंगरपुर प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भी रहे थे।
फिर बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में और ऋषिदत्त मेहता जबकि अध्यक्षता हरिमोहन माथुर करते। नित्यानंद सागर, गोपाल कोटिया, गोपाल लाल जोशी, पूनम चंद और मोतीलाल अग्रवाल का नाम यहाँ आता है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, विनोद चंद्र कोठारी, मणिशंकर, लक्ष्मणदास, मोतीलाल और धूलजी भाई और चिमन लाल बड़े नेता रहे। प्रतापगढ़ के 45 अमृतलाल पायक प्रजामंडल के है वो और संस्थापक रहे। अध्यक्षता भी पायक ने की। चुन्नीलाल प्रभाकर इसके बड़े नेता रहे थे दोस्तों। झालावाड़ 1946 में मांगीलाल भवे का नाम आता है, जिन्होंने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की 1946 और अध्यक्षता भी करते हैं। साथ ही प्रमुख लीडर है रतनलाल, मकबूल आलम है, कन्हैया लाल मिट्टल है, गोपाल, मदन गोपाल, रामनिवास शर्मा और तनसुख लाल का नाम आता है वो झालावाड़ प्रजामंडल से आता है। ये झालावाड़ प्रजामंडल के है वो कुछ नेता है वो हमारे सामने निकल करके आते हैं। तो राजस्थान में जन जागृति और चेतना का काम प्रजामंडल आंदोलन ने किया। प्रजामंडल आंदोलन को है वो एक तरह से समर्थन देने का काम राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में किया। अलग अलग समय अवधि में अलग अलग प्रजामंडल बने। प्रजामंडल की तिथि पूछी जाती है, प्रजामंडल के संस्थापक, प्रजामंडल के अध्यक्षता, प्रजामंडल के लीडर और कुछ विशेष दिवस है, उनको फैक्चुअल रूप से देख लिया। प्रश्न आएगा तो प्रजामंडल का यहीं से आएगा, कोई प्रश्न बाहर जाने की गुंजाइश है वो यहां से बनती है नहीं। अब हम इसको एक नजर से पुनः थोड़ा देख लेते हैं कि इसको एक साथ में ही देखेंगे। क्या है इसमें, रियासतों को वहां राजवंश कौन सा रहा, संस्थापक कौन रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधि करने का काम है वो किया, वो किसने किया, और 1857 के समय कौन थे, एकीकरण के समय कौन थे। तो एक ही जगह सारा ही तुलनात्मक रूप से आ जाएगा। प्रश्न आपका यहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ऐसा है वो स्मृति सिविल सेवा का है वो आपसे वादा है वो रहेगा। बाद में है वो परीक्षा होने के बाद में है वो सारे प्रश्न मैं यहीं से ही बताऊंगा कि देखिए यहां से ही आए। भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर रियासत की यदि बात करें तो यहां पर जाट राजवंश का शासन रहा और संस्थापक चूड़ामन को माना जाता है और इसमें बड़े शासकों के नाम में है वो और सूरजमल जी का आता है भरतपुर रियासत के अंदर है। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां करते हैं उसमें महाराजा रणजीत सिंह ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की और ये संधि 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने है वो संधि की। भरतपुर रियासत ने जो अधीनस्थ संधि करने का काम किया वो 21 सितंबर 1803 को और महाराजा रणजीत सिंह करते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना। 1857 के समय महाराजा जसवंत सिंह थे, जबकि जो अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करने का महाराज रणजीत सिंह ने किया, जबकि एकीकरण के समय यहाँ के जो राजा थे वो बृजेंद्र सिंह का नाम आता है भरतपुर रियासत के अंदर। अलवर प्रजामंडल और अलवर में कछवाओं का शासन है और जयपुर के ही है वो बंधुओं का शासन रहा और प्रताप सिंह है वो यहाँ के अलवर रियासत में कछवा वंश के संस्थापक। फिर बख्तावर सिंह ने नवंबर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की और 1857 के समय महाराजा विनय सिंह बले सिंह थे, जबकि महाराजा तेज सिंह है वो एकीकरण के समय थे, जिनके ऊपर भी है महाराजा तेज सिंह और उनके जो दीवान है वो खरे के ऊपर और आरोप लगे थे, गांधी की हत्या में है वो शामिल होने के इस तरह के है वो लगे थे। तो एक स्थिति ये निकल कर आई कि कछवा वंश का शासन रहा, प्रताप सिंह संस्थापक है वो रहते हैं अलवर रियासत के। बख्तावर सिंह ने अधीनस्थ संधि की, जबकि विनय सिंह है वो 1857 के समय और तेज सिंह है वो एक तरह से एकीकरण के समय यहाँ के शासक रहे। राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंश संस्थापक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा देशी रियासतों के साथ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो संधि की गई उसमें राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में चार्ल्स मेटकाफ का नाम आता है, ये ध्यान रखना। हेस्टिंग के समय होती हैं और राजस्थान में जो राजा महाराजाओं के साथ संधियां की वो मेटकाफ ने काम किया। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि ये संधियां करने का काम मेटकाफ ने यहां पर किया गया था और 1857 और इसको एक नजर में देख रहे हैं जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया है। फिर यहां पर बात आई है करौली और करौली के अंदर जो राजवंश था वो यदु राजवंश है। यदु वंशियों का है वो शासन करौली के ऊपर रहा, जो स्वयं को कृष्ण के है वो वंशज मानते हैं। आगे देखेंगे यदु राजवंश यदुवंशी और विजयपाल यादव है वो इसके संस्थापक करौली के रहे। हरबख्श पाल सिंह ने 9 नवंबर 1817 को अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करने का काम हरबख्श पाल सिंह ने किया, जबकि 1857 के समय है वो करौली के कौन थे, मदन पाल थे, जबकि गणेश पाल सिंह है वो एकीकरण के समय यहाँ के शासक नाम आता है। टोंक के अंदर है वो और पिंडारियों का शासन रहा और अमीर खान पिंडारी
टोंक का है वो संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और अमीर ने 17 नवंबर 17 को है वो संधि की, जबकि 1857 के समय नवाब वजीरुद्दौला है वो यहाँ के क्या थे, शासक थे। और हाफिज मोहम्मद शहादत अली हैं वो एकीकरण के समय यहाँ के है वो नवाब थे। कोटा हाड़ौती और हाड़ा चौहानों का शासन रहा। माधो सिंह जी है वो संस्थापक के रूप में माने जाते। उमेद सिंह ने है वो 26 दिसंबर 1817 को संधि की। और महाराजा राम सिंह 1857 के समय थे, जबकि महाराजा भीम सिंह है वो कोटा के महाराव। एकीकरण के समय है वो कोटा के कौन थे, महाराव भीम सिंह जी। और 1857 में राम सिंह थे, जबकि यहाँ पर जो संधि का काम है वो उमेद सिंह अधीनस्थ पार्थक्य की संधि है वो करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। और उसके बाद में जो रियासतें, देसी रजवाड़े जिन्होंने अधीनस्थ पृथकीकरण की संधि की, उसके बाद अंग्रेजों के अधीन है वो एक तरह से ये रियासतें हो गई। इनकी सेनाएं भंग कर दी गई, सुरक्षा की जिम्मेदारी पॉलिटिकल एजेंट बैठाने का है वो काम कर दिया गया। तो अधीनस्थ पार्थक्य की संधियों से प्रश्न है वो पूछा जाता है। जोधपुर मारवाड़, जिसमें राठौड़ राजवंश है, जो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, संस्थापक राव सिंहा थे। मान सिंह जी ने 6 जनवरी 1818 को संधि की। महाराजा तखत सिंह 1857 के समय है वो यहाँ के ये महाराजा थे। और हनुमंत सिंह है वो एकीकरण के समय शासक थे, तो हनुमंत सिंह जी का नाम बड़ा आता है। फिर उदयपुर गुहिल सिसोदिया राजवंश है और गुहिल संस्थापक माना जाता है। भीम सिंह ने 22 जनवरी 1818 को है वो संधि की। स्वरूप सिंह 1857 के समय थे, जबकि मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह महाराज प्रमुख है वो बनने वाले। और ये महाराज प्रमुख है वो महाराणा भोपाल सिंह है वो बने थे एकीकरण के बाद में, तो महाराज प्रमुख। फिर बूंदी हाड़ौती चौहानों का है और राव देवा को है वो बूंदी का संस्थापक माना जाता है 1341 को। बिशन सिंह ने 10 फरवरी 1818 को है वो अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की, जबकि राम सिंह है वो यहाँ 1857 के समय थे। और बहादुर सिंह जी है वो महारावल एकीकरण के समय यहाँ के शासक थे। बीकानेर में राठौड़ है, ये भी अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। बीकानेर के राठौड़ है वो मूल रूप से जोधपुर के राठौड़ों से ही थे। राव बीका ने है वो 30 दिसंबर 1465 को स्थापना की। महाराजा सूरत सिंह 21 मार्च 1818 को है वो अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की। और सरदार सिंह वही जो बाहर हरियाणा, हिसार, लोहारू तक है वो जाने का काम किया विद्रोह दबाने में 1857 के समय, जबकि शार्दुल सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर करने का काम राजस्थान से किया। एकीकरण है वो करती है और शार्दुल सिंह है वो एकीकरण के समय शासक थे। अगली एक आती है किशनगढ़ रियासत, और किशनगढ़ में भी राठौड़ों का है वो शासन रहा था। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र हुए थे किशन सिंह, और किशन सिंह ने ही किशनगढ़ की है वो स्थापना की। तो एक तरह से ये जोधपुर के ही हैं वो राठौड़ों से ही किशनगढ़ वाले राठौड़ों का नाम निकल करके है वो आता है। किशनगढ़ राठौड़ हैं और किशन सिंह अधीनस्थ पार्थक्य की संधि कल्याण सिंह ने 7 अप्रैल 1818 की। और महाराज पृथ्वी सिंह 1857 के समय है वो शासक थे, जबकि एकीकरण के समय सुमेर सिंह है वो शासक थे। जयपुर में कछवा राजाओं का शासन रहा, कछवा वंश का, और दुल्हे राय ने है वो कछवा वंश की नींव 1137 में डाली। जगत सिंह 15 अप्रैल 1818 को है वो अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करते हैं, जबकि राम सिंह द्वितीय है वो 1857 के समय थे। और सवाई मान सिंह द्वितीय है वो एकीकरण के समय है थे, और जिनको राज प्रमुख के पद पर है वो बिठाया गया था। फिर आता है बांसवाड़ा में भी सिसोदिया, जो उदयपुर वाले सिसोदियों के ही ब्रांच है, उन्हीं से ही निकले हुए हैं सिसोदिया, और जगमाल ने स्थापना की थी। उमेद सिंह ने 25 सितंबर 1818 को अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करने का काम किया, जबकि लक्ष्मण सिंह 1857 के समय थे, और महारावल चंद्रवीर सिंह है वो एकीकरण के समय थे। यही महारावल चंद्रवीर सिंह थे जिन्होंने एकीकरण के बारे में कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर है वो हस्ताक्षर कर रहा हूं, सिग्नेचर कर रहा हूं, तो चंद्रवीर सिंह का नाम आता है, जिन्होंने है वो एक तरह से हस्ताक्षर करने के समय हिचकिचाहट का है वो काम बांसवाड़ा में करते हैं। प्रतापगढ़ में भी सिसोदिया, ये भी उदयपुर के सिसोदियों से ही थे, और सामंत सिंह ने 5 अक्टूबर 1818 को अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की, जबकि दलपत है वो 1858 में थे, और महारावल राम सिंह है वो एकीकरण के समय यहाँ के शासक थे। डूंगरपुर में भी सिसोदिया हैं उदयपुर वालों से, और पृथ्वीराज है वो संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, और जसवंत सिंह द्वितीय दिसंबर में संधि करते हैं।
उदय सिंह है वो 1857 के समय और महारावल लक्ष्मण सिंह ने है वो एकीकरण के समय शासक थे। जैसलमेर में भाटियों का शासन रहा है। चंद्रवंशी ये अपने आप को भाटी है वो मानते हैं, भट्टी, और ये भी यदुवंशी के रूप में जाने जाते हैं भाटी। राव जेसल है वो भाटियों का संस्थापक रहा था जैसलमेर में, जबकि मूलराज ने 2 जनवरी 1819 को अधीनस्थ पार्थकी के ऊपर हस्ताक्षर किया तो महाराजा रणजीत सिंह ने है 1857 के समय थे, जबकि जवाहर सिंह है वो एकीकरण के समय है वो जैसलमेर के शासक थे। जैसलमेर के है वो राजा के रूप में है वो जवाहर सिंह का नाम आता है। तो इनको आप अलग अलग रूप से ध्यान में रखना कृपया, कौन है वो एकीकरण के समय कौन थे और कौन है वो इस समय अवधि में 1857 के समय थे। सिरोही में चौहानों का है वो रहा था और सिरोही के अंदर जो चौहान राजवंश उनका शासक और लूम्बा को है वो संस्थापक माना जाता है। सिरोही के चौहानों को देवड़ा है वो चौहान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवड़ा कहा जाता है। जबकि जालोर के चौहानों को है वो सोनगरा कहा जाता है। लूम्बा संस्थापक माना जाता है। शिव सिंह ने संधि की 11 सितंबर 1823 को। कई बार ये प्रश्न है वो शिव सिंह जी वाला पूछा गया है। महाराजा शिव सिंह है वो यहाँ है वो इन्होंने अधीनस्थ पार्थकी की और महाराजा शिव सिंह 1857 में और तेज सिंह है वो एकीकरण के समय रहे थे। फिर धौलपुर में जाट वंश का था और धवलदेव संस्थापक है। राजा किरतार सिंह ने है वो अधीनस्थ पार्थकी की। भगवंत सिंह है वो 1857 के समय और उदय भान सिंह है वो एकीकरण के समय। झालावाड़ में भी चौहानों का था। झाला मदन सिंह ने संस्थापक थी। 10 अप्रैल 1838 को है वो अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की। झाला पृथ्वी सिंह 1857 के समय थे। झाला हरिश्चंद्र एकीकरण के समय थे। शाहपुरा में सिसोदिया वंश का शासन था, यही मेवाड़ वाले। सुजान सिंह को संस्थापक माना जाता है। राव हनुमंत सिंह को है वो एक तरह से अधीनस्थ पार्थक्य का काम इन्होंने किया। राव बलदेव सिंह ने के समय है वो 1857 के समय और राव सुदर्शन सिंह एकीकरण के समय थे। तो ये राजस्थान के अंदर है वो कुछ राजवंश, राज्य, संस्थापक और एकीकरण में कौन थे, अधीनस्थ पार्थक्य में कौन थे और 1857 के समय कौन थे। इस सारणी को अच्छे तरह से याद करना कृपया, प्रश्न यहां से दोस्तों आएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें है वो थी, कई बार पूछा गया है। 3 है वो ठिकाने थे जिसमें लावा, नीमच और कुशलगढ़ और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा था। ये प्रश्न है वो हमारे यहाँ से पुटअप होने की संभावना यहाँ से रहती है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण को भी थोड़ा ले लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण और उसको पूरा देखेंगे कि राजस्थान के एकीकरण में कौन से चरण रहे, कौन से नामकरण रहे, कौन शासक रहे, किसने उद्घाटन किया और कौन कौन सी रियासतें, तिथि वगैरह। तो राजस्थान एकीकरण का पहला चरण आता है, नाम प्रथम चरण है और नामकरण था 17, नामकरण है इसका मत्स्य संघ। क्या नाम है? मत्स्य संघ। 17-18 मार्च 1948 और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को रखी गई। उद्घाटन करने के लिए है वो नरहरि गाडगिल आए थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी बने तो राज प्रमुख उदय भान सिंह जी धौलपुर के और क्षेत्र थे इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD का नाम आता है मिलने वाला। पर राजस्थान का एकीकरण के समय हमने कहा कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एकीकरण है वो देश की आजादी के बाद में इन छोटी छोटी रियासतों को एक करके है वो एक संप्रभु क्षेत्र बनाना है, उस समय चुनौती थी। तो उसकी दिशा में आगे बढ़े और 7 चरणों में एकीकरण का काम होता है। पहला चरण मत्स्य संघ जिसकी राजधानी अलवर को रखी गई और 18 मार्च 1948 गाडगिल साहब ने उद्घाटन किया, पूछा जाता है। शोभाराम जी प्रधानमंत्री रहे, पूछा गया है। उदय भान जी है वो राज प्रमुख रहे, पूछा गया है। और कौन सी रियासतें आकर मिली ये भी पूछा गया है। तो तमाम डाटा यहां से जो जो लिए गए वो पूछे गए हैं, इसलिए कृपया है वो यहां से प्रश्न आपका आएगा। द्वितीय जो चरण आता है जिसका नाम था पूर्व राजस्थान, यानी पहली बार राजस्थान शब्द आता है वो दूसरे चरण में आता है 25 मार्च 1948 को और कोटा है वो इसकी राजधानी बनी सेकंड चरण के अंदर। NV गाडगिल यहां पर भी उद्घाटन है वो करते हैं और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया जाता है। महाराव भीम सिंह जी कोटा है वो क्या बनते हैं दोस्तों, राज प्रमुख बनते हैं और 9 बड़ी रियासतें मिल करके आने का काम करती हैं। कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा है वो रियासतें आकर के मिलती हैं, यानी एक हाड़ौती का पूरा क्षेत्र यहाँ पर आकर के मिलने का काम करता है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र भी मिल जाता है सेकंड चरण में। अभी तक उदयपुर शामिल नहीं हुई।
तो उदयपुर तीसरे चरण में ना आकर के मिलने का काम करेगी, वो इस सेकंड चरण के साथ में उदयपुर आकर के है वो मिलती हैं और नाम बन जाएगा संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948, पहला 18 मार्च 48, दूसरा 25 मार्च 48, तीसरा 18 अप्रैल 48, तीन है वो 1948 में हमें ध्यान में रखना है। जो कि राजधानी उदयपुर बनी और बड़ी रियासत थी उदयपुर, बड़ी हिस्ट्री भी रही। यहां पर जवाहरलाल नेहरू साहब उद्घाटन के लिए आए, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी रियासत है तो बड़ा आदमी आ रहे हैं, JL नेहरू आ रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह है वो राज प्रमुख बनाए जाते हैं। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर आकर के मिलने का काम हुआ। थर्ड चरण आया, संयुक्त राजस्थान इसका नाम है वो निकल करके आता है। तीन चरण तो राजस्थान के एकीकरण के है वो हमने देख लिए। प्रथम चरण में मत्स्य, दूसरा पूर्व राजस्थान और तीसरे चरण के अंदर उदयपुर पूर्व राजस्थान में मिलने का है वो काम करता है। चौथा चरण को है वो हम लेंगे। चौथा चरण को वृहद राजस्थान कहा जाता है। मोटा मोटा राजस्थान चौथे एकीकरण चौथे चरण तक हो जाता है। चार बड़ी रियासतें आकर के मिलने का काम करती हैं संयुक्त राजस्थान में। और 30 मार्च 1949 का समय है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि मोटे मोटे राजस्थान के एकीकरण का कार्य हो चुका। जयपुर है वो राजधानी बनती है और वल्लभ भाई पटेल है वो इसके उद्घाटन के लिए आते हैं। मोटा मोटा एकीकरण हो गया और एकीकरण का बड़ा झंडा उठाने का काम भी सरदार पटेल ने किया। पटेल साहब उद्घाटन के लिए आए। हीरालाल शास्त्री जी है वो प्राइम मिनिस्टर बनने का काम करते हैं। सवाई मानसिंह द्वितीय है वो जयपुर को महाराज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख है वो बनाया गया, राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया जयपुर वालों को। और महाराज प्रमुख किसको बनाया था? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को है वो बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर चार बड़ी रियासतें आकर मिली। संयुक्त राजस्थान है वो बन गया। वृहद राजस्थान है वो आकर के बन जाता है। 30 मार्च 1949 सरदार पटेल उद्घाटन के लिए आए। राज प्रमुख मान सिंह जी जयपुर को बनाया गया और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाने का कार्य किया। पंचम चरण आता है संयुक्त वृहद राजस्थान इसको कहा जाता है। 15 मई 1949 जयपुर अभी राजधानी रहेगी। शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहेंगे और सवाई मानसिंह द्वितीय महाराज प्रमुख, राज प्रमुख और भूपाल सिंह महाराज प्रमुख। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ और नीम राणा का विलय किया जाता है शंकर देव राय समिति की अनुशंसा के ऊपर कि ये क्षेत्र है वो किस में मिलना चाहिए। तो इसमें भरतपुर के क्षेत्र को है वो लेकर विवाद था कि किस में मिलना चाहिए, ये यूपी में जाना चाहिए या राजस्थान में। तो शंकर देव राय समिति ने अनुशंसा की कि इसको आप राजस्थान में विलय कर लो। तो वृहद राजस्थान के साथ में मत्स्य संघ का नाम हुआ, संयुक्त वृहद राजस्थान नाम पड़ा। 15 मई 1949 का वर्ष है। षष्ठम चरण आया 25 जनवरी 1950 जयपुर राजधानी। शास्त्री जी प्रधानमंत्री हैं और सवाई मानसिंह जी राज प्रमुख है, भूपाल सिंह जी महाराज प्रमुख हैं। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का क्षेत्र और ध्यान रहे सिरोही में आबू दिलवाड़ा को छोड़ करके ये विलय का काम हुआ है। इसलिए सिरोही रियासत का 2 बार विलय राजस्थान में होने का काम किया। 2 बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है बार बार। तो सिरोही का विलय आता है छठे चरण में, लेकिन पूरी सिरोही का नहीं हुआ, आबू दिलवाड़ा को छोड़ करके हुआ। आबू दिलवाड़ा बंबई राज्य का हिस्सा था। सप्तम चरण आता है वर्तमान राजस्थान स्वरूप 1 नवंबर 1956 जयपुर और मोहनलाल सुखाड़िया इस समय है वो प्रधानमंत्री और बाद में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 1 नवंबर 1956 प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद सृजित किया और राज प्रमुख का जो पद समाप्त करके उसकी जगह है वो राज्यपाल का पद एडॉप्ट किया गया और गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के है वो प्रथम राज्यपाल बनकर आते हैं और राजस्थान इसका है वो वर्तमान राजस्थान स्वरूप में आ गया। इसके अंदर आबू दिलवाड़ा को भी है वो बाद में मिला लिया गया था। सिरोही का विलय हो गया, अजमेर मेरवाड़ा का भी विलय हो गया, सुनेल टप्पा का विलय किया गया, जबकि राजस्थान का सिनोज गांव है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। तो ये है वो हमारे राजस्थान के एकीकरण के है वो कुछ डाटा निकल करके आए। हमें ध्यान रखना है कौन सा चरण में कौन सी रियासतें मिलती हैं, कौन राज प्रमुख, कौन राजधानी और प्रधानमंत्री तक है वो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए हमें ध्यान रखना। प्रमाणिक पुस्तकों से इसका डाटा उठाया गया है। हुकमचंद जैन साहब की राजस्थान की है वो पुस्तकों से उठाया गया है। तो क्विक रिवीजन आप है वो करते रहिए। ये समय बहुत कम समय अवधि बनी है और कम समय अवधि में ज़्यादा यदि है वो हम मार्किंग ग्रेप करें तो उसके लिए अच्छा है वो आपके लिए ये तरीका माना जाएगा। बुकलेट है, आप अवश्य है वो लेकर के रिविजन कीजिए। तो ये राजस्थान में है वो कुछ मोटे मोटे जो टॉपिक थे
उनको लेकर के हमने डिस्कशन की। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्विक रिवीजन के लिए है वो बुकलेट जल्दी ही आपके लिए हाजिर होगी। तो दोस्तों ये हम रिवीजन की गढ़ी है, इसमें हमने 1857 को रिवीजन करने का काम किया। समाचार पत्र पत्रिकाएं जिन्होंने भी राजस्थान में जन चेतना और जन जागृति का है वो कार्य किया, उसको दिखाने का भी हमने काम किया। अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां है वो की गई, कौन कौन है वो शासक रहे, एकीकरण का किया। तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ राजस्थान में जन चेतना का है वो काम किया, और साथ ही साथ जन जागृति करके है वो एक तरह से जनता की भागीदारी बढ़ाने का काम प्रजामंडल के द्वारा किया गया। तो आज की बात को मोटे तौर पर यहीं पर है वो समाप्त करें। आप अच्छे तरह से वो रिवीजन करें, आपका सिलेक्शन है वो निस्संदेह होगा। थैंक यू वेरी मच।